प्रणाम। प्रणाम। इस वीडियो में हम वननेस और नॉन डुअलिटी के बारे में बात करेंगे। दो इट इज सेड कि द ताओ दैट कैन बी टॉक्ड अबाउट इज नॉट द रियल ताओ। मतलब वो जो सच्चिदानंद पर ब्रह्म है, हम अगर उसकी बात कर पा रहे हैं तो हमने फिर भी अभी उसे जाना नहीं है, बिकॉज उसकी बात ही नहीं हो सकती। वो हर चीज से परे है, वो ओरिजिन पॉइंट से भी परे है। उसके पहले की जो शांति थी वो उससे भी पहले है, बिकॉज उस शांति के बारे में भी हमें पता है, तो हम उसे जान नहीं सकते। बट एट द सेम टाइम जो रियलाइजेशन की हम बात करते हैं, वो इन्हीं बंधनों से मुक्त होना है, जो जो बंधन हमने अपने आसपास बना के रखे हुए हैं। और शायद उस स्टेट को अचीव करने के लिए हमें उसके बारे में बात करनी पड़ेगी, और शायद करनी चाहिए। सिर्फ इसीलिए हम कर रहे हैं। और ये हमारी दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है, दीदी की अंडरस्टैंडिंग जो नॉन डुअलिटी के ऊपर है वो, और ऑफ कोर्स मेरी अंडरस्टैंडिंग जो भक्ति के थ्रू मैंने वननेस को एक्सपीरियंस किया, उसके बारे में हम बात करेंगे। दैट इज ऑल। आई वुड लीव द फ्लोर टू यू नाउ। हाँ, तो जो भेद की बात हम करते हैं, जैसे हमें अलग-अलग रूप दिखते हैं, अलग-अलग लोग दिखते हैं, इतनी वस्तुएँ दिखती हैं, तो एक स्वाभाविक सी चीज़ भी है कि हमें लगता है हम अलग हैं। ये अलग चीज़ है, ये अलग इंसान है, इसके संस्कार अलग हैं, इसकी फैमिली अलग है, इसका रिलीजन अलग है, वो सब। लेकिन एक जो सिंपल सी एग्ज़ाम्पल है, जो हमें वननेस समझाने में हेल्प करती है, वो है वेव्स की। कि जैसे समंदर है, समंदर में बहुत सी लहरें बनती हैं, दे दे राइज़, दे फॉल एंड देन दे डिसअपीयर, है ना? तो उससे लहरें अलग हैं, लेकिन अगर आप लहरों को देखें, उनकी सेपरेट आइडेंटिटी है, लेकिन अगर आप गहराई में जाएँ तो लहर जब खत्म हो भी जाती है, तो पानी तो रह ही जाता है। एक लहर की अपनी सेपरेट आइडेंटिटी जब खत्म हो जाती है, तो पानी तो रह ही जाता है। अब जैसे पानी के भी अलग-अलग फॉर्म्स आ जाते हैं। कभी पानी आपको लहर के फॉर्म में मिलेगा, कभी आपको वो हो सकता है बर्फ के फॉर्म में मिल जाए, तो उसके फॉर्म्स अलग हैं, लेकिन एंड पे वो है पानी ही। तो इसी तरीके से जैसे हम हैं, हमारे रंग, रूप, कहानियाँ अलग हैं, लेकिन एट द एंड हम सब उसी एक जो प्योर कॉन्शियसनेस है, उसी की एक्सटेंशन है बिल्कुल। ना? तो जो प्योर कॉन्शियसनेस है वो अ, एक कह लें कि मूवी जो हम देखने जाते हैं, जैसे उसकी स्क्रीन की तरह है ना? मूवी चलती है, उसमें अलग-अलग कहानियाँ होती हैं, हीरो होते हैं, विलेन होता है, हँसी होती है, रोना होता है, बड़ा कुछ हो रहा होता है। हम्म। पर जब वो मूवी खत्म होती है तो स्क्रीन एज़ एज़ इट इज़ रह जाती है। उसपे इम्प्रेशंस नहीं रह जाते कुछ, उसको फ़र्क भी नहीं पड़ता। मूवी में आग लग रही है तो स्क्रीन पे आग नहीं लग रही होती। तो सेम तरीके से अगर आपकी लाइफ़ में कुछ भी हो रहा है, किसी भी तरीके की अच्छी या बुरी कहानी चल रही है, उसका उस स्क्रीन पे असर नहीं हो रहा है। तो वो जो स्क्रीन है, वो सब में एक कॉमन फैक्टर है। जैसे एक बहुत क्लासिक सी एग्ज़ाम्पल ली जाती है अद्वैत वेदांत में अ सोने की, कि सोना है, उसको अलग-अलग शेप्स देके उसको बैंगल बनाया जाता है, उसको रिंग बनाया जाता है, नेकलेस बनाया जाता है, ईयररिंग बनाया जाता है। लेकिन सब में कॉमन क्या है? गोल्ड। इसी तरीके से हम सब में भी वो शेप्स अलग हैं, थॉट्स अलग हैं, बिलीफ सिस्टम अलग हैं, सब कुछ अलग है, लेकिन एक कॉमन चीज़ है प्योर कॉन्शसनेस। वो सब में कॉमन है। अब जैसे हमने ये गोल्ड वाली एग्ज़ाम्पल ली है, अगर आप बैंगल की आइडेंटिटी खत्म हो भी जाए, तो पीछे गोल्ड तो बच ही जाएगा, भले ही वो एक फ़ॉर्मलेस तरीके से बच जाए। लेकिन अगर गोल्ड निकल गया, तो पीछे बैंगल भी नहीं बचेगी। तो इसी तरीके से कि हमारी आइडेंटिटी खत्म हो भी जाए, हमारा ये जो शरीर है, नाशवान शरीर है, ये खत्म हो भी जाए, तो जो कॉन्शसनेस है, वो तो ऐसे ही है, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उस वो तो ना आदि है, ना अंत है, उसको तो आप मेज़र भी नहीं कर सकते, है या ना? जैसे हमने शुरू में बात की। तो गुरु नानक देव जी ने इसको बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है। वो कहते हैं कि मान लो मेरी उम्र हज़ारों सालों हो जाए, मैं ना दिन में सोऊँ, ना रात में सोऊँ। मेरे पास जैसे समंदर हो, वो मेरी स्याही बन जाए, मेरे पास लाइक अनलिमिटेड सप्लाई हो जाए पेपर की, मैं फिर भी पारब्रह्म के लाइक को एट्रीब्यूट्स। एक्सप्लेन करता जाऊँ, दिन-रात मैं लिखता जाऊँ कि अच्छा उसके ये गुण हैं, वो गुण हैं। कहते मेरी उम्र खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं नहीं लिख पाऊँगा, भले ही मेरी उम्र हज़ारों सालों भी हो। तो वही कि हम ये तो मान के नहीं चलें कि ये एक वीडियो मात्र में हम आपको समझा देंगे कि वो जो प्योर कॉन्शसनेस है वो क्या है। हमारे बोलने में हो सकता है गलतियाँ भी हों, तो उसके लिए पहले ही हम अपोलोजाइज़ कर लेते हैं।
और एक ना स्वामी सर्वप्रियानंद से हमने एक कहानी सुनी थी, वो बहुत अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है। वो कहते हैं कि कहानी होती है राजा जनक और ऋषि अष्टवक्र के बीच में। तो राजा जनक होते हैं, वो सोए होते हैं अपने रूम में, तो एकदम से वहाँ पे एक सिपाही आता है, उनको उठाते हैं, कहते हैं कि महाराज, हमारे यहाँ तो दुश्मन ने लाइक आक्रमण कर दिया है, आपको लाइक हमें अपनी सेना को तैयार करना होगा। वो कहते हैं कि ठीक है, जो सोल्जर्स हैं, जनरल्स हैं, उनको सबको, वज़ीरों को सबको लाइक लेके आओ अपने कोर्ट में। वो लेके आते हैं, वो तैयारी करते हैं युद्ध की, वो युद्ध लड़ते हैं, इवेंचुअली वो हार जाते हैं। तो जो दूसरा राजा होता है, वो बहुत ही क्रूअल सा होता है, वो उनको कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें मारूँगा नहीं, मैं तुम्हें स्लेव बनाऊँगा। तो वो उनके हाथों-पैरों में बेड़ियाँ डाल के उनको स्लेव की तरह रखता है, तो उनको खाना लेने के लिए भी लाइन में लगना पड़ता है। तो लाइन में जब वो खाना लेने के लिए लगे होते हैं, जब तक उनकी टर्न आती है, खाना खत्म हो जाता है। तो पहले ही वो तो ज़ख्मी होते हैं युद्ध में से, ऊपर से उन्होंने पूरा सब कुछ हार दिया होता है अपना, इतना वो डेवास्टेट होते हैं। तो लेकिन फिर एक बंदा कहता है कि नहीं, ये थोड़ा-सा स्टार्च बचा हुआ है, जो चावल के पीछे स्टार्च बच जाता है, कि ये थोड़ा-सा बचा हुआ है, ये तुम ले सकते हो। तो वो उनको वो देता है कटोरी में डाल के, जैसे ही वो कटोरी में से वो स्टार्च पीने लगते हैं, तो वो ऊपर से एक जैसे ईगल होती है या बाज़ होता है, वो आता है और उनके झपट्टा मारता है और उनके हाथों में से कटोरी नीचे गिर जाती है। हुँ, तो वो ऐसे रोने लगते हैं, कुर्लाने लगते हैं कि भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? तो जब वो ऐसे कर रहे होते हैं, तो अचानक से उनको आवाज़ सुनाई देती है कि महाराज, महाराज क्या हुआ? तो वो एकदम से उठते हैं। वो पाते हैं कि वो तो अपने रूम में सो रहे थे, वो एक सपना चल रहा था। जो भी ये युद्ध वाला सीन था, वो एक सपना चल रहा था। ये चीज़ उनको बहुत बॉदर करती है कि वो सत्य था या ये जो अब है, ये सत्य है। तो पूरा हर कोई उनको आंसर करने की ट्राई करता है, लेकिन कोई भी सैटिस्फाई नहीं कर पाता उनको। तो फिर वो ऋषि अष्टवक्र को बुलाते हैं। तो ऋषि अष्टवक्र को भी वो सेम ही चीज़ करते बोलते जाते हैं कि ये सत्य है या वो सत्य है। तो फिर ऋषि अष्टवक्र कहते हैं कि ना ये सत्य है, ना वो सत्य है। तो वो हुँ, कहते हैं, लेकिन मैंने तो एक्सपीरियंस किया। वो कहते कि देखो, अब तुम यहाँ पे हो, तुम अपने कोर्ट में हो, तुम्हारी रानियाँ तुम्हारे पास हैं, तुम्हारे सिपाही तुम्हारे पास हैं, तो क्या अब वो जो डिफीट थी, वो जो ज़ख्म थे तुम्हारे शरीर पे, वो सत्य हैं? वो कहते नहीं। कहते लेकिन जब तुम वहाँ पे थे, तो क्या तुम्हारा ये कोर्ट रूम, ये सब सत्य लग रहा था? या वो कहते नहीं, तब तो ये भी सत्य नहीं लग रहा था। तो हुँ, फिर ऋषि अष्टवक्र कहते हैं कि ना वो सत्य, ना ये सत्य, सिर्फ़ तुम ही सत्य। कि हुँ, जो जिसने दोनों चीज़ों को विटनेस किया, वो सत्य है। जैसे हम हैं, हम 3 स्टेट में से यूजुअली हम गुज़रते हैं। एक हुँ, हमारी वेकिंग स्टेट होती है, एक हमारी ड्रीम स्टेट होती है, एक हमारी डीप स्लीप स्टेट होती है। या तो वेकिंग स्टेट में हमारी स्टोरीज़ अलग चल रही होती हैं, ड्रीम स्टेट में भी हमारी स्टोरीज़ चल रही होती हैं। हुँ, लेकिन जो डीप स्लीप होती है, उसमें कोई स्टोरी नहीं चल रही होती, वो ब्लैंक होती है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते अ, कि वो फाइनल स्टेट है। या दैट इज़ लाइक अवेयरनेस ऑफ नथिंगनेस, द कॉन्शसनेस ऑफ ब्लैंकनेस, हम ये कह या सकते हैं। या तो जो एक यूनिटी है, जो हम वेकिंग स्टेट में हर कोई अलग तरीके से चीज़ें एक्सपीरियंस करता है। ड्रीम स्टेट में अलग तरीके से चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है। हुँ, डीप स्लीप चलो ब्लैंक है, वो सबके या लिए अलग है। अब वो भी कोई कम ड्यूरेशन के लिए एक्सपीरियंस करता है, कोई ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए हुँ, डीप स्लीप में होता है। हुँ, लेकिन जो इनमें सब में कॉमन है, वो होती है फोर्थ, दैट इज़ तुरय। अब फोर्थ को हम स्टेट नहीं कह सकते, क्योंकि हुँ, वो स्टेट नहीं है, बट वो परसिस्ट तीनों में कर रही है। जैसे गोल्ड है, अब गोल्ड से ही बेंगल है, लेकिन बेंगल गोल्ड को डिफाइन नहीं कर रही है। गोल्ड से वो शेप होके लाइक बैंगल बन रही है या रिंग बन रही है या नेकलेस बन रहा है, कि अगर हम बैंगल हटा भी दें तो गोल्ड बच जाएगा। लेकिन अगर गोल्ड हटा दें तो फिर बैंगल नहीं बचेगी। तो सेम है कि अगर वेकिंग स्टेट नहीं भी होगी, ड्रीम स्टेट नहीं भी होगी, हुँ, ये डीप स्लीप नहीं भी होगी, फिर भी तूर्य वो है जो एग्ज़िस्ट करती ही है, वो कंसिस्टेंट है। तो इसको इस तरीके से ले लें कि जैसे एक स्टेशन है, उसपे
स्टेशन मास्टर है वो बैठा है और ट्रेन आ रही है, पहले राजधानी एक्सप्रेस आई, वो आई और चली गई। और फिर कह लो कि सचखंड एक्सप्रेस आई और चली गई। और फिर तीसरी जो स्टेट है जैसे हम कहते हैं कि डीप स्लीप है, वो ब्लैंकनेस है, उसको आप समझ लें कि प्लेटफ़ॉर्म एम्प्टी है। या लेकिन जो स्टेशन मास्टर है वो मूव नहीं हो रहा है, वो विटनेस है हर चीज़ का। तो सेम हमारी लाइफ़ में भी, हमारी अ, हमें जब हम आत्म-विचार करते हैं, सेल्फ इंक्वायरी करते हैं, तब हम इसी के गहराई में जाते हैं कि कौन है जो ये वेकिंग स्टेट को एक्सपीरियंस कर रहा है? कौन है ये जो इस ड्रीम स्टेट को एक्सपीरियंस कर रहा है? रमन महर्षि ने तो यहाँ तक कह दिया, कहते हैं कि वो वेकिंग स्टेट भी हमें रियल इसलिए लगती है क्योंकि वो लंबे समय के लिए एग्ज़िस्ट करती है। जैसे हम मान लें 24 घंटे का दिन है हमारे पास, सिर्फ़ 8 घंटे हम सोते हैं या 10 घंटे आप सो लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन 14 घंटे आप वेकिंग स्टेट एक्सपीरियंस करते हैं। इसलिए आपको लगता है कि जो वेकिंग स्टेट में हो रहा है ये सब रियल है, ये सत्य है। जो ड्रीम में है वो सत्य नहीं है। पर जब आप कई बार सपने में होते हैं, गहरे सपने में होते हैं, तो आपको जो जैसे राजा जनक के साथ हुआ कि जो सपने में हो रहा है, वो आपको रियल लग रहा होता है कि यही सत्य है। लेकिन सत्य इवेंचुअली वही है जो कांस्टेंट है। जो हमारी वेकिंग स्टेट कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, हमारी बॉडी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। मान लो हम कई बार कहते हैं मैं कौन हूँ? मैं सत्य हूँ या मैं ये शरीर हूँ। तो मान लो पहले तो मेरा शरीर भी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। एक टाइम पे इसको चलना नहीं आता था, बिल्कुल छोटा-सा था शरीर। फिर ये 10 साल की उम्र में थोड़ा-सा और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ। अब एक टाइम के बाद ये बुढ़ापे की ओर जाएगा, फिर उसके बाद बिल्कुल ही नाश ही हो जाएगा इसका। तो कौन है जो कांस्टेंट है? शरीर तो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। कौन है जो विटनेस कर रहा है इस चेंज को कि मैं एक टाइम पे छोटी बच्ची थी, फिर एक टाइम पे मैं टीनेज में आई, अब एक टाइम पे मैं इस स्थिति में हूँ, एक टाइम पे मैं बुढ़ापे में जाऊँगी। कौन है वो कॉमन फैक्टर जो इस सब को विटनेस कर रहा है, जो इन सब स्थितियों को अ, का विटनेस है ना? तो ये जो पूरा का पूरा ये ज्ञान योग कह लें या आत्म विचार है वो इसी चीज़ पे आधारित होता है कि कांस्टेंट क्या है? चेंज तो हो रहा है सब में कुछ ना कुछ। आपकी स्टोरी में भी चेंज हो रहा है। तो जनरली हम जब मुझे कहीं कहा जाए कि डिफाइन करना है खुद को तो हम अपने नाम से हम खुद को डिफाइन करेंगे, अपने प्रोफ़ेशन से खुद को डिफाइन करने लग जाएँगे या अपने फैमिली नेम से अपने आप को डिफाइन करने लग जाएँगे। मान लो आपसे सब ले लिया जाए, कल को आपको बेदखल कर दिया जाए, फैमिली आपको डिसोन कर दे, सब कुछ फिर आपकी पहचान क्या बचती है? तो हम कहेंगे मेरा नाम, मैं मेरा नाम ये, मेरी उम्र ये, है ना? पर बात ये है कि फिर उम्र भी वो उम्र का भी वो चेंज है, जो हो रहा है, उसको कौन विटनेस कर रहा है कि मेरी उम्र ये है ना? तो जब शरीर भी है, हम कहते हैं अच्छा ये बॉडी, मेरे से मेरा याददाश्त भी चली जाए मेरी, कि मेरी उम्र क्या है, मेरा नाम क्या है, तो फिर उसके बाद भी मैं एग्ज़िस्ट करना बंद थोड़ी ना कर दूँगी अगर मेरी याददाश्त भी चली जाए। एग्ज़िस्ट तो मैं फिर भी करूँगी। तो हम कहते हैं मैं ये शरीर, लेकिन ये शरीर में भी क्या मेरा? मान लो कल को कोई एक्सीडेंट हो, मेरी बाजू चली जाए या मेरी टाँग चली जाए, उसके बाद मेरे को नकली टाँग या बाजू लगा दी जाए, एग्ज़िस्ट तो मैं फिर भी कर रही हूँ, है ना? तो फिर हम कहेंगे कि नहीं, मतलब भले ही हमारा हर एक बॉडी पार्ट रिप्लेस कर दिया जाए, बट फिर भी मैं तो हूँ, है ना? तो फिर वही आती है बात कि मैं क्या हूँ? फिर हम बोलेंगे शायद मैं ब्रेन हूँ, लेकिन ब्रेन भी आपका कांस्टेंट नहीं है। ब्रेन में भी आपके बिलीफ सिस्टम्स रेगुलरली अपडेट होते रहते हैं, आपके पैटर्न्स अपडेट होते रहते हैं, आपकी मेमोरीज़ यू नो अ, कुछ इमोशनली चार्ज्ड होती हैं, वो आपको भले ही कितनी पुरानी हो, विविड लगती हैं। जो इमोशनली चार्ज नहीं होती, वो शायद आपको उतनी याद भी ना रहे, है ना? आपको शायद याद ना हो पिछले मंडे को आपने क्या खाया था ब्रेकफ़ास्ट में, नहीं याद रहेगा क्योंकि वो इतना इमोशनली चार्ज नहीं होगा। बट हाँ, आपने अपने पिछले बर्थडे पे क्या खाया था डिनर में, वो शायद आपको याद रहेगा क्योंकि उसमें इमोशंस आपके ऐड होते हैं, मेमोरीज़ वो थोड़ी विविड रहती हैं। तो जब हम ये सब करते हैं तो हम रिजेक्ट करते जाते हैं नॉट दिस, ये जो नेति-नेति वाला अप्रोच है वो यही है कि नॉट दिस। पहले तो हम पूरे संसार को बाहर से रिजेक्ट करते हैं कि अच्छा ये तो मैं नहीं हूँ। लेकिन हमारी जो बॉडी आइडेंटिफिकेशन होती है वो बहुत, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो फिर हम धीरे-धीरे इस तरीके से कि अच्छा शरीर में भी क्या मेरा है? किस चीज़ को मैं कह सकती हूँ कि ये मैं हूँ? मान लो मैं आँखें कह दूँ कि ये मेरी हैं।
लेकिन आंखों की, हु इज अवेयर ऑफ दीज आईज, या हम कह देंगे माइंड, बट हु इज अवेयर ऑफ माइंड, है ना? तो ये क्वेश्चंस को आपको वर्बली आंसर नहीं करना है, क्योंकि वर्बली आप आंसर करेंगे, आप फंसे रह जाएंगे उस जंजाल में। यू हैव टू जस्ट अबाइड इन टू दैट अवेयरनेस, दैट आंसर। आप देखें आपकी अटेंशन कहाँ जा रही है, कि मान लो हु इज अवेयर ऑफ दीज आईज, या माइंड, हु इज अवेयर ऑफ माइंड, then just try to answer that and abide your attention into that answer, rather than just verbally answering that, oh, maybe my atma is aware of mind, है ना? कुछ कुछ भी आपका आंसर आ रहा है, वर्बल आंसर आ रहा है, तो वो आपको उलझाए रखेगा। या ट्राई नॉट टू गो टू डीप इनटू वर्बल आंसर्स। हाँ, क्योंकि वही वो कंसेप्चुअलाइज कर रहे हो आप, इंटेलेक्चुअलाइज कर रहे हो, वो भी नहीं करना है ना। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये थोड़ी-सी ट्रिकी रहती है जब हम इसको करते हैं, लेकिन बहुत सबसे सिंपल अप्रोच मुझे रमन महर्षि की ना यही लगती है। हम्म। बहुत स्टीक और सीधी अप्रोच है कि आपने हर चीज़ को रिड्यूस कर देना है। आपका माइंड कहीं भी भाग रहा है, किसी भी तरीके का आपको थॉट आ रहा है, आपने करना है हू इज़ अवेयर ऑफ दिस थॉट? या अटेंशन आपकी बॉडी में वापस। हू इज़ फीलिंग दीज़ फीलिंग्स? या अटेंशन वापस आपकी बॉडी में, क्योंकि आपका आंसर मान लो वर्बल आता भी है, यू विल बी लाइक मी, या then you go ahead and ask, okay, then who is this me? Who am I? And then go further कि अच्छा, am I this body, mind? वो सब आप layers छोड़ते जाएं, and then see what remains when everything just goes away. या तो बेसिकली ये अप्रोच रहती है। भले ही हम यहाँ पे नीति कर रहे हैं, लेकिन जैसे हमने शुरू में बताया कि जो तुर्य है वो कोई एक अलग स्टेट नहीं है, वो सेपरेट नहीं है। Turya is something which is persisting in everything, which is like consistent in everything. वो एक प्योर कॉन्शियसनेस है जो हर चीज में इक्वली प्रेजेंट है। तो ऐसा नहीं है कि वो अलग है कुछ, इसीलिए नॉन डुअलिटी तभी ये चीज बनेगी, अदरवाइज तो फिर हम डुअलिटी में रह गए कि अच्छा ये स्टेट्स हैं, वो एक अलग स्टेट है। ये बाकी स्टेट्स अलग अलग, जैसे वेव्स होती हैं, वो अलग अलग शेप और फॉर्म लेती जाती हैं, लेकिन एंड पे वो वाटर ही है। तो जैसे सारी स्टेट्स हैं जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, नाम है, पहचान है, हमारी अचीवमेंट्स है, कुछ भी हो, वो सब स्टेट्स हैं, वो इसी का एक्सटेंशन है। वो चेंज होती जाती हैं। आप आज अमीर हैं, कल को आप गरीब भी हो जाएंगे, है ना? आपके पास आज इज्जत है, कल को शायद नहीं रहेगी, है ना? इन चीजों का कोई वो भरोसा नहीं है। यू हैव टू सी व्हाट रिमेन्स, व्हाट इज कंसिस्टेंट, परमानेंट, लाइक शुरू से लेके अंत तक क्या है जो चेंज नहीं हो रहा है, जो कांस्टेंट है। बिल्कुल। और जब आप अपना वेसल चेंज कर भी दोगे, जो जो ये हाँ, बॉडी है, क्योंकि ये वेसल है ना, आपकी हाँ। आपकी इन्फिनिट आत्मा के लिए वेसल है। हम सारे उसके हुँ, ही तो स्पेक है ना। सुपर हुँ, कॉन्शियसनेस की जो हम बात कर रहे हैं, उस परब्रह्म की जो जिसकी हम बात ही नहीं कर सकते एक्चुअली, हम उसकी ही तो हुँ, स्पेक हैं। तो जो भी हम देख रहे हैं, हर एक चीज़ उसी की मैनिफेस्टेशन है। इवन मेरे सामने ये जो हुँ, लैपटॉप है, ये भी उसी की मैनिफेस्टेशन है। Because at the end of the day, everything is elements, and elements come from the प्रकृति, इसी धरती से आए हैं, और धरती सबसे बड़ी उसकी मैनिफेस्टेशन है। इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए कि वही सर्वव्यापक है, और वही हम में अंदर भी है, हमारे बाहर भी है। तो आई थिंक वो क्वेश्चन अपने आप को पूछना कि जब ये वेसल भी खत्म हो जाएगा, बिकॉज सबसे ज्यादा नश्वर तो इस शरीर ही है ना, जब ये हुँ, वेसल खत्म होएगा, उसके बाद भी क्या कांस्टेंट रहेगा? आपके हुँ, लेबल उतर जाएँगे, आपकी मातृभाषा, वो आपकी मातृभाषा नहीं रहेगी, आपका सरनेम नहीं रहेगा, आपका नाम नहीं रहेगा, आपके पेरेंट्स नहीं रहेंगे। जो घर है वो घर नहीं रहेगा, क्योंकि वो बॉडी के साथ अटैच था वो सब कुछ। उस बॉडी ने आपको वो वाली आइडेंटिटी दी। सबसे पहले तो इस बॉडी कॉन्शसनेस के साथ जो आइडेंटिटी जुड़ी हुई है, उसको ठीक है, वो कभी ना कभी वो सोशल स्टैंडिंग के लिए कहीं काम आती है, हम उसको नकार नहीं रहे हैं। बट जब हम पाथ की बात कर रहे हैं ना, उस पाथ में आप में और आपकी उस रियलाइज्ड सेल्फ में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। समहाउ इट इज ऑल अबाउट रियलाइजिंग दैट यू आर ऑलरेडी दैट। ऑफन यही बात करते हैं ना कि कुछ बनना नहीं है, बस जो हम नहीं है वो बेसिकली उतारना है। जब हम अमीर गरीब की भी बात करें, ये भी बोलते हैं ना, बाहर हुक्म ना कोई, सब हुक्म के अंदर ही हो रहा है। हम जो भी हैं वो सब हुक्म है।
है ना? तो कई बारी ऐसे होता है कि हम बहुत सिम्पैथेटिक ओवरड्राइव में हो जाते हैं और हम बहुत रोते हैं किसी की पीड़ा देख के, वो आपकी ह्यूमैनिटी है, वो कभी मरनी नहीं चाहिए, यू नो? हुँ, आप जितनी मदद कर सकते हैं आप किसी की, सबकी करिए, यू नो? पर एट द सेम टाइम आपके अंदर ये नहीं आना चाहिए कि मैं किसी की मदद कर रहा हूँ, वो थिंग नहीं आनी चाहिए ना, वो कर्ता भाव नहीं आना चाहिए। आप विटनेस ही हो, आप अपने इस वेसल को यूज़ कर रहे हो, कोई और जो आप ही हो इन अनदर फॉर्म, उसकी मदद करने के लिए। और आई थिंक उसमें क्या होगा, आप सिम्पैथेटिक ओवरड्राइव में तो नहीं जाओगे, पर आपको दूसरों की पीड़ा शायद थोड़ी क्लोज़ली समझ आने लग जाएगी। शायद अगर कहीं न कहीं आपके पास आपको लगता है कि आप कहीं न कहीं काइंड नहीं हो, तो वो काइंडनेस अपने आप आने लग जाएगी। You know, agar if the moment you realize this. And also there's this little story of the Tower of Babel. I think बाइबल में ही है ये स्टोरी। पहले दुनिया इकट्ठी थी, सब लोग एक ही थे, यू नो, एक ही भाषा बोलते थे, और सब ना इकट्ठे मिलके एक टावर बनाने लग गए। और वो टावर इतना ऊंचा हो गया, एक दिन इतना ऊंचा हो गया कि वो गॉड्स तक पहुंच गया, वो बोलते हैं। और गॉड को लगा कि अरे, अगर ये सब टावर बना बना के मेरे तक पहुंच जाएंगे, तो फिर तो ये दुनिया पे राज करने लग जाएंगे। यू नो, दिस इज जस्ट अ स्टोरी। अभी है ना, जैसे हम इंद्रदेव की कहानियां सुनते हैं, वैसे ही एक कहानी है ये। तो वो बोलते हैं उसी टाइम ना एक बहुत खतरनाक वाली लाइटनिंग आई, और वो सारा टावर टूट गया। वो क्या हुआ, बहुत सारे लोग ऐसे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, अलग अलग पार्ट्स में दुनिया के बिखर गए। बोलते हैं गॉड ने बोला सबसे पहली चीज ऐसे करो, इनकी भाषा अलग अलग करो, क्योंकि अगर इनकी हुँ, भाषा एक होगी, मतलब एक ही जुबान बोलेंगे, बेसिकली एक ही तरह से सोचेंगे, एक ही तरह से, अगर एक ही जैसी इनकी नेचर होगी, तो इनमें एकता रहेगी, इनमें यूनिटी रहेगी। बेसिकली इनकी डिफरेंसेस इस तरीके से आए कि अपनी आइडेंटिटी बना सके। भाषा हियर, इट डज नॉट मीन हिंदी पंजाबी, जस्ट हिंदी पंजाबी एंड ऑल दिस थिंग्स, बट इट ऑल्सो मीन्स सोचने का तरीका, जीने का तरीका, तौर तरीके, रहने सहने के, ये सारे, मतलब चाहे ये असल में ऐसा कुछ भी ना हुआ हो, यू नो, दिस इज जस्ट हुँ, मिथोलॉजी। बात समझने की कोशिश ये करो कि अगर दुनिया में सब लोग बिखर गए, जैसे जैसे इवॉल्व होते गए, पॉपुलेशन बढ़ती गई, बिखरते गए, अलग अलग जगह पे सेटल होते रहे, उनके अपने अपने कल्चर बनते गए, धीरे धीरे आइडेंटिटी बनती रही, और वो आइडेंटिटी हम जोर से पकड़ने लग गए। तो बजाय कि ये कहने की कि अरे, किसी और को रिस्पेक्ट करने की, कि जैसे तुम्हारा कल्चर है, जैसे तुम हो, जैसे तुम्हारा नाम, हर चीज है, जैसे तुम्हारी, उनकी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। हमने सोचना शुरू कर दिया कि मेरी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरी आइडेंटिटी, मेरा सरनेम इज मोर इम्पोर्टेंट। जो मैं सोचती हूँ, मेरी सोच, या जो भी मेरी लाइफ चल रही है, मेरी लाइफ ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसकी वजह से डिफरेंस आने लग गए, और वो डिफरेंस बढ़ते 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 बढ़ते, हमें पता ही है कि क्या बन गया हुआ है दुनिया में। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल मतलब वही है कि हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, लेकिन एंड में सच वही है कि भई एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे, बिल्कुल। ठीक है? कि ब हम सब एक ही लाइट से आए हैं, भले ही ओवर टाइम जैसे एवोल्यूशन के रीज़न रहे, अलग-अलग जगह सेटल होने के रीज़न रहे हैं, जो भी रीज़न रहे कि हमारे डिफरेंसेस आ गए हैं। डिफरेंसेस तो देखो अब इतने आ गए हैं, अगर हम सिर्फ़ अपने रीजन में ही जाएँ, हर कुछ लाइक 10 और 20 किलोमीटर के बाद लैंग्वेज का एक्सेंट चेंज हो जाता है, बोलने का तरीका चेंज हो जाता है, कल्चर लाइक उनके अपने रिचुअल्स चेंज हो जाते हैं। हुँ, अगर हम इतनी छोटी-छोटी बातों पे ना वक़्त ज़ाया करने लगे, हमारे पास वक़्त नहीं है। पहली बात तो हुँ, हुँ, हमारे पास वक़्त है ही नहीं। हुँ। हमें लगता है हमारे अगर आप पास 100 साल बहुत भी जिए वक़्त तो है। तब भी नहीं है। हाँ, हमारे पास बिल्कुल वक़्त नहीं है, तो इन चीज़ों पे वक़्त ज़ाया ना करें। हुँ, जो आपने टाइम स्पेंड करना है, अपनी इम्प्रूवमेंट में, अपनी खुद की सेल्फ रियलाइज़ेशन पे करें। क्योंकि हुँ, रमन महर्षि कहते कि ऐसे आप दुनिया में लाइक होता है ना कि मेरे पैरों में काँटे ना चुभें इसलिए आप दुनिया भर में लेदर बिछाते फिरें, इट्स मच सिंपलर टू वियर शूज़, ठीक है? तो उससे बेहतर है कि आप सिर्फ़ अपने आप पे फ़ोकस करें। आप क्या हैं, जजमेंट ना रखें सबके लिए, कंपैशन रखें। देखिए कंपैशन वीकनेस नहीं होती है आपकी, कंपैशन आपकी स्ट्रेंथ होती है। अगर आप रियल में इसको प्रैक्टिस करने आएँ तो आपको समझ आएगा ये आपकी वीकनेस बिल्कुल नहीं है। हुँ, जो आपके इमोशंस भी है ना वो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है, जब आप उनको खुल के एक्सप्रेस करने लगते हैं। हुँ, और मतलब एक्सप्रेस करने का कि आप ये नहीं है कि किसी पे गुस्सा निकाल दे रहे हैं, मतलब आप जो है ऑथेंटिकली आप वो सामने रख पाएँ। जैसे आप रोना चाह रहे हैं, आप रो रहे हैं, आप हँसना चाह रहे हैं, आप हँस रहे हैं।
आप जो भी करना चाह रहे हैं, आप खुल के कर रहे हैं, इससे बड़ी स्ट्रेंथ आपकी कोई हो नहीं सकती है। आपकी सेल्फ अवेयरनेस, जहाँ पे आपको पता है मेरे में ये कमियाँ हैं, जहाँ पे आपको पता है ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इसको मैं अपनी ये कमी हटाने के लिए, दूर करने के लिए यूज़ कर सकता हूँ। इससे ऊपर कुछ हो नहीं सकता है। ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और यही है कि पहले आप खुद को सुधारें, और फिर यही है कर्म योग। कर्म योग यही है कि हम दूसरों की भलाई के लिए भी काम करें। आपको पकड़-पकड़ के लोगों की हेल्प नहीं करनी है। कोई आपसे मदद माँगने आए, तो आपको जितनी आपके पास नॉलेज है, उसके हिसाब से उनको बेस्ट एडवाइस दें। लेकिन पकड़-पकड़ के मदद करने वाले हम होते कौन हैं? अगर कोई सामने वाला कह रहा है मुझे मदद की ज़रूरत नहीं है, मान लो सामने कोई इंसान है, वो कह रहा है कि उसका स्पिरिचुअलिटी में, रिलिजन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको हम पकड़-पकड़ के बोलें कि भाई तुम ये शरीर नहीं हो, तुम क्यों इस दुःख के बीच में डूबे जा रहे हो? तो वो हमारी बेवकूफ़ी होगी। Yeah, and अगर also very वो स्थिति, insensitive. हाँ, तो वो उसकी Insensitive. स्थिति जो है, उसके हिसाब से आपको उसकी मदद करनी है कि हो सकता है उसको सिर्फ़ एक हग चाहिए हो, है ना? हो सकता है सिर्फ़ उसको कोई चाहिए हो जो उसके जस्ट पास में चुपचाप बैठा रहे और उसको सुनता जाए, जो उनके पास कहने के लिए है। Mm, बस ये है कि आप बी प्रेज़ेंट, बी अवेयर, डोंट पुश योर बिलीव्स ऑन अदर्स। आप खुद भी आज़ाद रहें, और जब आप खुद आज़ाद रहेंगे ना, तो फिर आप दूसरों को भी आज़ाद करना सीख जाएँगे। बिल्कुल। 2-3 साल तक लगभग मेरा पाथ था जो बिल्कुल सिर्फ़ और सिर्फ़ ज्ञान योग की तरफ ही था, कि हुँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ सेल्फ़ इंक्वायरी करना ही था मेरा जो प्रैक्टिस था ना। या तो उसमें मैंने पाया कि कहीं न कहीं मेरा मन, जैसे मैं क्रिटिकल थिंकिंग वाली थी, तो मेरा वही मैं गोल-गोल घूमे जा रही हूँ। हुँ, कि क्रिटिकल थिंकिंग मेरा एक स्ट्रॉन्ग एरिया है, और वहीं पे मैं ज्ञान जो मार्ग है उसमें लॉजिक लगा के कि नेति-नेति जहाँ पे आप चीज़ों को लॉजिक के साथ निकालते हैं कि अच्छा ये मैं नहीं हूँ, ये शरीर है, ये चेंज हो रहा है, मैं नहीं हूँ ये। मेरा मन है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, मैं नहीं हूँ ये। हुँ, हुँ, आप लॉजिक लगा के ही काम कर रहे हैं। तो हुँ, मुझे लगा कि ये मैं 2-3 साल में वहीं पे घूमे जा रही हूँ। एक जो होती है ना भक्ति से आपके हृदय में एक सॉफ्टनेस आती है। एक आपका समझा। एक जो सरेंडर होता है आप में, बहुत ही कंपैशन आता है, वो चीज़ नहीं थी। मुझे कभी-कभी ऐसे लगने लग जाता था जैसे कि मैं अपनी बॉडी से उतना कनेक्टेड नहीं हूँ। मैं अगर अच्छी चीज़ें फ़ील नहीं कर बुरी चीज़ें फ़ील नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं अच्छी भी उतने ढंग से फ़ील नहीं कर पा रही हूँ। हुँ, तो ये ऊपर से ये होता था कि कभी कोई नेगेटिव चीज़ हुई, आपको एंग्ज़ायटी आई या नेगेटिव थॉट्स आए, तो उसकी वज़ह से ये होता था कि वो जो हू एम आई वाला क्वेश्चन था ना, वो उतना मेरे लिए इफ़ेक्टिव नहीं होता था, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस अभी कह लो कि सिर्फ़ 2-3 साल की थी। मैंने बहुत सालों तक तप तो नहीं किया था। या तो वो 2-3 साल की जो प्रैक्टिस थी, उसके हिसाब से वो हू एम आई वाला क्वेश्चन मेरे लिए उस मोमेंट में काम करना बंद कर देता था, कि मेरा माइंड वो प्रॉब्लम में जाता ही जाता था, वो ओवरथिंकिंग करता ही करता था। मैं कितना भी निकाल लूँ, मान लो कुछ इंसिडेंट आज हुआ है, तो मुझे 1 हफ्ता लग जाता था उसमें से बाहर निकलने के लिए कंप्लीटली, है ना? कोई छोटी से छोटी बात भी हो। अ, तो फिर मैंने उस टाइम थोड़ा ट्राई करना शुरू किया, आई थिंक यही टाइम था श्रावण वाला ही शायद, कि शिव भगवान पे फ़ोकस करना शुरू किया कि मान लो कोई प्रॉब्लम आई, अब मैं हू एम आई वाली अप्रोच नहीं अपना रही हूँ। अब मैं शिव भगवान पे सिर्फ़ फ़ोकस कर रही हूँ। मैं सिर्फ़ ओम नमः शिवाय या कोई भी उनका मंत्र चैंट कर रही हूँ। हुँ, तो वो क्या हुआ कि उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, कि क्योंकि आपको भगवानों की आपने स्टोरी सुन रखी होती है, आपको पता होता है भगवानों ने कैसे अपने भक्तों पे कृपा की होती है, कैसे-कैसे सिचुएशन से उनको निकाला होता है। वो कहीं न कहीं स्टोरीज़ जो आपने इतनी सुन रखी होती है ना, जब आप उनकी फॉर्म पे फ़ोकस करते हैं और आप खुद उस नेगेटिव सिचुएशन में होते हैं, तो मेरे लिए वो बहुत इफ़ेक्टिव था, कि मैं भगवान पे फ़ोकस कर रही हूँ, तो मुझे वहाँ पे वो जो नेगेटिव इमोशंस हैं उनको टैकल करने में बहुत हेल्प मिल रही थी। बिल्कुल। तो फिर मुझे लगा उसके बाद कि मुझे कहीं न कहीं ये सिर्फ़ ज्ञान को छोड़ के भक्ति को भी साथ लेके चलना होगा। मैं सिर्फ़ ज्ञान मार्ग से ये मेरी समझ थी, ये किसी के साथ हो सकता है रेज़ोनेट ना करे, लेकिन मेरी समझ ये थी कि मैं सिर्फ़ ज्ञान मार्ग से वहाँ तक शायद जो एक
द एंड जो हम कहते हैं वहां तक ना पहुंच पाऊं, मुझे भक्ति को भी साथ में लेके चलना होगा। तो फिर उसके बाद मैंने भक्ति मार्ग में लाइक डेलिबरेटली अपने आप को इन्वॉल्व किया, डेलिबरेटली मैंने भक्ति करनी स्टार्ट की। तो फिर मैंने इवेंचुअली ये पाया कि बिना ज्ञान के आप भक्ति भी नहीं कर सकते हैं और बिना भक्ति के आपका ज्ञान जो ज्ञान है वो भी अधूरा है। यूज़फुल नहीं है। ये जितने भी मार्ग हैं, ये कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये सब अलग नहीं हैं, ये एक इवन साथ ही तंत्रा, चलते हैं। इवन तंत्रा, आई मीन लाइक विज्ञान भैरव तंत्रा, जो शिव और हुँ। पार्वती उन दोनों के मिलन को भी तंत्रा बोलते हैं। श्री विद्या वो भी तंत्रा है। वो सारे भी मोक्ष के मार्ग है, यू नो। सो वो सब भी, ऑल ऑफ इट हैज टू कोएग्जिस्ट फॉर यू टू, यू नो, कंप्लीटली अचीव मोक्षा। दैट्स व्हाट आई बिलीव टू। हाँ, क्योंकि मैंने भी कहीं न कहीं ना एक आपके मन में डाउट्स आते हैं, एक आपको क्वेश्चन करते हैं कि रमन महर्षि थे, उन्होंने स्पेशल ये देवी ललिता का आई थिंक वहाँ पे जो श्री यंत्र है, वो बनवाया था उनके आश्रम में बना हुआ है। उन्होंने आई एक पेंटिंग भी है जो बनाई किसी ने थी लेकिन उसकी जो आउटलाइन थी श्री यंत्र की वो रमन महर्षि ने खुद की थी। तो उस टाइम मेरे मन में क्वेश्चन आया था कि ये कैसे हो सकता है ना? कि ये भी तो कर रहे हैं। भले ही हम उनको बिल्कुल एट्रिब्यूट कर देते हैं कि ये सिर्फ ज्ञान मार्ग के फॉलोअर थे, ये सिर्फ ज्ञान मार्ग पे चलते थे, सिर्फ सेल्फ इंक्वायरी थे, लेकिन श्री यंत्र उन्होंने स्थापित करवाया, उन्होंने बहुत इंटरेस्ट लिया जब उसकी स्थापना हुई और वो पेंटिंग उन्होंने बनाई। ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपको बताती हैं कि नहीं, उन्होंने सिर्फ ज्ञान नहीं, वो भक्ति को भी लेके चल रहे थे, वो तंत्र को भी, वो कुछ छोड़ नहीं रहे थे। या मुझे मेरी जर्नी से भी इतना ही पता लगा है, यू नो, समहाउ जब आप बहुत प्राणायाम भी थोड़ा ज्यादा कर लेते हो, आपको आपको एक्सपीरियंस होने लग जाती है वही जो मैजिक मैजिक। अब ये नहीं कि आपके सामने आके बैठ जाएगा खुद डेटी, बट बात ये है कि आपको छोटी छोटी चीज में मैजिक दिखने लग जाएगा। वो तंत्र है। जब आप शेम, गिल्ट, जेलेसी, एंगर, एनवी, जो भी आपके फियर, डिस्गस्ट, जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं, आप उनसे भागते नहीं हो। आप उनको रिकॉग्नाइज करते हो कि वो मेरे ही पार्ट है, मेरा ही इमोशन है, पर मैं उसको ट्रांसेंड करूंगी, मैं उससे ऊपर उठूंगी। तो आई थिंक वहां से पता लगता है कि आपको एटलीस्ट एज अ ह्यूमन बीइंग जरूरी नहीं है कि आपको केव्स में जाना पड़े टू रियलाइज द सेल्फ, बट यह है कि बैलेंस बना के चलने की बहुत जरूरत है। जब आपका शरीर भोगने ल- भोग रहा है, मान लो हम बोलते हैं ना ये भोग है, मान लो कोई बहुत ज्यादा ग्लटनी, कोई खा रहा है बहुत ज्यादा, या किसी को किसी तरीके की एडिक्शन, दैट इज फाइन। बट आपको वहां पे ये समझना है कि कब आपकी आत्मा क्राइम कमिट कर रही है। यू नो, जब आपकी आत्मा ने खाना शुरू कर दिया ना, जब आपकी आत्मा ग्रीडी हो गई, आत्मा हंग्री हो गई, फिर आपके लिए प्रॉब्लम आती है। जब आपकी आत्मा ललचा रही है किसी चीज के लिए, तो आप फंस रहे हो माया में। अगर आपका शरीर कोई कोई चीज कंज्यूम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसान बीमार है और उसको वो बोलते हैं खरोड़ों का सूप, वो उसको क्या बोलते हैं, वो जो पॉज होते हैं वो बोल देते हैं, बंदा ठीक ही नहीं होता उसके बगैर। वो होते हैं पॉज होते हैं, आई थिंक चिकन के पॉज होते हैं, वो बोल देते हैं पियो। प्योर वेजिटेरियन लोग होते हैं, इंडिया में भी बहुत है। पर हुँ, पता हुँ। ही है कि बंदा बेड से ही नहीं उठेगा अगर पिएगा नहीं तो, पीना पड़ता है। पर उस टाइम क्या है, आप उसको मेडिसिन समझ के, आपका शरीर खा रहा है, आपकी आत्मा नहीं खा रही है। आपकी आत्मा शायद रिपेल कर रही है कि नहीं, किसी हुँ, प्राणी को दुख पहुंचा है मेरी वजह से, आई एम नॉट गोना टेक इट। शायद आप ये भी बोलो, प्रभु मैं माफी मांगती हूँ, मैं कर रही हूँ अगेन, मैं डाइटरी चॉइसेस को जज नहीं कर रही हूँ, भाई तुमने जो खाना है खाओ, आई डोंट केयर। बट मैं ये बोल रही हूँ कि जब आपकी सोल कुछ भी ऐसा है जो क्रेव कर रही है और जिससे किसी और की आत्मा को दुख पहुंचे, तो आप अपनी ट्रू नेचर से विलग हो गए हो। मोक्ष का रास्ता तो क्या, बट मे बी सेल्फ रियलाइजेशन का रास्ता यही है कि सब कुछ हो रहा है, पर कोई भी चीज आपको कंट्रोल नहीं कर रही है। आपने सब बैलेंस किया हुआ है। हुँ, यू कैन बैलेंस एवरीथिंग। आपको पता है कितना अटैच करना है अपने आप को किसी चीज के साथ, और कब डिटैच करना है और कितना डिटैच करना है। बिकॉज अगर आप बहुत ज्यादा डिटैच होने लग जाओगे, तो अगर आपकी पाथ मान लो हाउस होल्डर्स वाली है, आप कभी अपनी जिंदगी उस तरीके से जी ही नहीं पाओगे। और प्योर हैप्पीनेस हुँ, वही है, वो स्टेट जो जॉय की स्टेट है, वो आपको ब्लिस की तरफ लेके जाती है, विच इवेंचुअली यू नो हेल्प्स यू ट्रांसेंड। और अगर आप बिल्कुल ही भोगी बन गए हो, बीवी बच्चे पैसे और यू नो हस्बैंड एंड यही सब करियर और एटसेट्रा ये आपका सब कुछ हो गया, आपको कुछ दिख ही नहीं रहा, यू आर ब्लाइंडेड, देन अगेन यू नो यू आर क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर योर सेल्फ। बिकॉज आप ये सोच ही नहीं रहे कि ये सब
आज के आज अगर आपके पास से खत्म हो जाए तो आप क्या हो। सो आई थिंक ये जो ब्यूटीफुल बैलेंस है वो कहीं ना कहीं बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वननेस को रियलाइज करने के लिए और अपने आप को भी, अपने हुँ। ट्रू स्टेट को रियलाइज करने के लिए। तो मॉडरेशन का मतलब यही है कि आप पे कोई चीज़ हावी नहीं हो रही है। हम्म। आप अपनी चॉइस कर रहे हो, चीज़ों को चूज़ कर रहे हो कि हाँ, मेरे को ये एंटरटेनमेंट का, मान लो आपने एक मूवी देखनी है कि हाँ, मुझे देखनी है। बस मूवी देखी एंड देन बंद। ये नहीं कि आप फिर पूरा दिन उसी मूवी के बारे में सोचे जा रहे हैं, वो मूवी आप पे हावी हो रही है ना? तो वैसा नहीं होना चाहिए। हर चीज़ को संयम में रह के, कंट्रोल में रह के आपने करना है। क्योंकि हमारा माइंड ऐसा है, कई लोग ऐसे होते हैं कि मूवी देखते हैं उसके बाद मूवी के बाद की स्टोरी बना रहे होते हैं। तुम स्क्रीन राइटर नहीं हो, यू आर नॉट गोना राइट अ सीक्वल फॉर दैट मूवी, तो डोंट डू दैट, है ना? मैं यही सोच रही थी। पर फिर मैं थोड़े दिन पहले साइकोलॉजी में कुछ पढ़ रही थी और वहां पे लिखा हुआ था कि जो लोग ऐसा करते हैं ना, अगर आपने मूवी देख ली, आप उसके बाद सोच रहे हो अब हीरो हीरोइन का क्या हो रहा है, उनकी शादी हो रही है, उनके बच्चे हो रहे हैं, या हीरो ने इसको मार दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, बोलते हैं वो बहुत निग्लेक्टेड एज चिल्ड्रन, वो कहीं ना कहीं निग्लेक्टेड हो रहे होते हैं, इतने लोनली होते हैं कि उन्होंने अपनी इमेजिनेशन में रहना सीख लिया होता है और उनकी इमेजिनेशन में उन्हें कंफर्ट मिल रहा होता है, हुँ। और उस इमेजिनेशन में वो रूमिनेशन सीख लेते हैं। तो इन रियलिटी ऑल्सो वो असल में रिलेशनशिप से भागेंगे, तो रिलेशनशिप या फिर उनकी बिल्कुल ही खराब हो रही होंगी, इट विल बी लाइक गोइंग टू पीसेस। पर जब वो इमेजिनेशन की बात आएगी, वो इमेजिनेशन बिल्कुल प्रॉपर होगी, जहाँ पे हीरो हीरोइन बिल्कुल परफेक्ट है और उनकी परफेक्ट परफेक्ट लाइफ चल रही है। तो अगर इफ समवन कैचेस योर, लाइक अगर आप अ, अपने आप को ऐसा करते हुए कैच करते हैं, उसी टाइम पहले तो थॉट पकड़िए और रियलाइज करिए कि वो थॉट कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, आपकी साइकोलॉजी में वो ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो थॉट आ रहा है। और एवरी थॉट इज अ वेस्ट, हम पहले भी बोल चुके हैं, क्योंकि वो माइंड से आता है और माइंड अगर आपका सच है ही नहीं तो वो आपकी ट्रू स्टेट भी नहीं है। तो मतलब आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो इन सिंपल वर्ड्स, है ना? सो डोंट डू दैट। आईएमडीबी या जो भी जो पोर्टल्स होते हैं वहां पे जाओ, अगर आपको बहुत ही मन है, रिव्यू लिखो एक, आपका मन है रेडिट पे रिव्यू लिख दो, लाइक कर दो, वट एवर, देन मूव ऑन, फॉरगेट इट। अगर मेरे को बुक्स बहुत पसंद है, मैं बहुत रीड करती हूँ, आपको पता है, मैं गुड रीड्स पे जाती हूँ रिव्यू लिखती हूँ, मेरे रिव्यूज भी दीदी को बहुत पसंद है जो वो प्राइवेट है बट ऑफ कोर्स आई राइट देम। एंड जो मेरा मन आता है ना, जो खटारा से खटारा बुक्स भी होती है, बिल्कुल मैं सबके बारे में लिखती हूँ, और जो बहुत अच्छी होती है उनके बारे में भी लिखती हूँ, और मस्त एकदम जो मेरा मन कहता है वो लिखती हूँ। बट देन आई लेट गो, आई जस्ट लेट इट बी एंड देन आई डोंट थिंक अबाउट इट। सो आई विश लोग पढ़ पाते वो सारे रिव्यूज़। अभी तो आई थिंक मैं उसको पब्लिक नहीं कर दूंगी क्योंकि मैं ज्यादा ऑनेस्ट हूँ मेरी बुक रिव्यूज में, बट मैं ऑफ कोर्स मैं रोमांस पढ़ती नहीं, थैंक गॉड फॉर द ऑथर्स, मैं रोमांस नहीं पढ़ती पर अगेन जस्ट जस्ट मूव ऑन और ये देखो कि आपके चाइल्डहुड में से ऐसा कौन सा पैटर्न है जो आपको आपकी ट्रू नेचर से विलग कर रहा है, जो आपको थॉट्स में, इमेजिनेशन में ज्यादा रख रहा है, जो आपको अगेन सेल्फ रियलाइजेशन में हेल्प नहीं कर रहा है। जहां आपकी इमेजिनेशन इज मोर परफेक्ट देन रियलिटी, तो आप इमेजिनेशन की तरफ भाग रहे हो, क्योंकि रियलिटी होल्ड करनी या एक्सपीरियंस करनी एज इट इज बहुत मुश्किल हो रही है। मैंने अपने आप में वो एक सॉफ्टनेस, एक जो होता है ना कि आपकी पज़ल में एक मिसिंग पीस है, भक्ति ने वो वाला काम किया है कि आप में एक सॉफ्टनेस भी आती है। आप उस सॉफ्टनेस को एक्सप्रेस करने में भी हिचकिचाते नहीं हैं। हम्म। लेकिन आपको ज्ञान जो होता है वो अंधभक्ति से बचाता है। हम्म। आप जो अंधविश्वास होता है उसकी तरफ नहीं जा पाते हैं। आपको पता होता है मैं क्या कर रहा हूँ, भले ही मैं एक छवि की पूजा कर रहा हूँ, भले ही मैं एक आइडल की पूजा कर रहा हूँ, आपको समझ होती है मैं क्यों कर रहा हूँ। आप खाली एक पत्थर की पूजा नहीं कर रहे होते हैं, आप उसके बीच में बसी कॉन्शसनेस की पूजा कर रहे होते हैं, जो बिल्कुल। उस चीज़ को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, आप उसकी पूजा कर रहे होते हैं। भले ही हम्म। देखने वाले को कुछ भी लगे, बट वो है कि जो आप ज्ञ मेरा वो था ज्ञान वाला, जो मेरा बैकग्राउंड था थोड़ा बहुत, हम्म। उसने वो भक्ति में मेरी हेल्प की है। और भक्ति में जैसे होता है कि नाम जाप आप करते हैं, वो आपके माइंड को फ़ोकस्ड रखता है कि पूरा दिन अगर आप खाली हैं, आपकी अटेंशन इधर-उधर जाती है, तो वो है कि जो आप नाम जाप करते हैं तो सेंटर। आपके थॉट्स थोड़े
कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं, वन पॉइंटेड फोकस रहता है उनमें। ये नहीं होता कि आप कुछ भी सोच रहे हैं। तो हम्म, ये है कि जब आप नाम जाप कर रहे हैं, तो फिर आप जब बाद में सेल्फ इंक्वायरी करने भी जाएँगे तो आपको उतनी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपके थॉट्स आपने कहीं न कहीं उनको नियंत्रण में रखा, उनको कंट्रोल में रखा। आपने उनको या कहीं भी जाने नहीं दिया, कि दोनों ने ना एक-दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया, या भक्ति ने ज्ञान को ट्रू। और ज्ञान ने भक्ति को। ट्रू। हुँ, इवन लाइक मेरे गुरु बाबा तो हमेशा यही कहते थे ना कि सगुन से निर्गुण की तरफ जाना ही है। स्टार्टिंग में अपने आप को एंकर करने के लिए कोई स्वरूप बहुत इंपॉर्टेंट है। वो थॉट पावर में भी था यही चीज कि किसी एक डेटी की फोटो ले लो, किसी एक की, क्योंकि बहुत सारे हुँ, डेटीज हैं। आप ये देखो सबसे ज्यादा आप किसको एम्बॉडी करना चाहते हो, किसकी ऐसी पावर्स हैं जो आप एम्बॉडी करना चाहते हो, है ना। एकदम से मत लाइक डिसीजन लो, आराम से बैठो, थोड़ा ध्यान लगाओ, सोचो कि कौन सी ऐसी डेटी है। और अगर आपके दिमाग में ऐसी कोई नहीं है तो उनको बोलो, आप शो करो अपने आप को। अपने आप वो हुँ, आपकी आपकी रियलिटी में विद इन कपल ऑफ डेज आ जाएंगे, अगर आपकी श्रद्धा सच्ची है, अगर आपकी वो लॉन्गिंग सच्ची है। हुँ, आई थिंक वो लॉन्गिंग होनी बहुत इंपॉर्टेंट है भक्ति में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कि हे प्रभु प्लीज मुझे अपना साक्षात्कार कराओ। और धीरे धीरे वो साक्षात्कार होते होते एक ऐसा टाइम आता है जब आपको पता लगता है कि आप किसी दूसरे की पूजा पूजा नहीं कर रहे हो। इतने रम गए हो उसमें कि कोई पूजा करने वाला, पूजा करवाने वाला, वो इतने इंटरमिंगल हो गए हैं कि अब वो डिफरेंट नहीं रहे। दैट बिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट मेरी पाथ में जैसे आपका इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बढ़ गया था और वो ड्राई हो गई थी ना थोड़ा जो हुँ, ज्ञान मार्ग था, मेरी भक्ति में क्या हो रहा था कि मैं बहुत डिपेंडेंट हो रही थी। बिकॉज़ मेरी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस बहुत ज़्यादा आए जहाँ पे लिटरली ऐसे पकड़ के मेरे को निकाल दिया गया दलदल में से। मतलब इम्पॉसिबल सी चीज़ें थी उनमें से भी। और उस टाइम पे एक्चुअली अगर प्रभु ना करते तो पॉसिबल ही नहीं था, बाबा ना करते तो पॉसिबल ही नहीं थी वो चीज़ें। तो मैंने कहीं न कहीं आउटसोर्स कर दी अपनी सेल्फ, है ना? तो मेरे लाइफ में छोटी-सी प्रॉब्लम होनी, थोड़ी-सी प्रॉब्लम होनी, मैंने सीक करना कि आप मेरी मदद करो। हुँ, आप करो, आप करो, आप करो। और मैं उस चक्कर में बैठ जाती थी हाथ पे हाथ रख के कि बाबा कर देंगे। वो क्या हो रहा था, मेरे सरेंडर के अंदर पैसिविटी थी, हुँ, लेज़ीनेस थी। मैं एक्शन भी नहीं ले रही थी, मुझे लगता था अपने आप ही हो जाएगा। अपॉर्च्युनिटी आएगी, अपने आप मेरे हाथ में आके गिर जाएगी और मैं कर लूँगी। हो भी सकता है, हुआ भी है मेरे साथ, बट इवेंचुअली वो होना बंद हो गया। और फिर जब मेरे को समझ नहीं आई कि ये क्यों हो रहा है, एंड देन ऑफ कोर्स ये आया कि हो गया। अब तुमने ये जो स्वरूप वाला है दैट इज़ ओके। बट अगर तुम्हारे सामने किसी दिन स्वरूप नहीं है, फोटोज़ भी नहीं है, तुम्हारे आस-पास मंदिर नहीं है, जैसे स्कॉटलैंड में मेरे पास कोई मंदिर नहीं था, तो तब क्या करेगी तुम? इसका मतलब ये थोड़ी है कि बाबा ने एक्ज़िस्ट करना बंद कर दिया है। फिर आई थिंक तब मैं थोड़ा-थोड़ा मूव ऑन होनी शुरू हुई, बट अभी भी मैं बस चल ही रही हूँ। इट्स जस्ट लाइक वेरी बिगिनिंग जब मैंने उस चीज़ को डेली लाइफ में ऑब्ज़र्व करना शुरू किया है, लाइक बीइंग इन दैट कॉन्शसनेस वेयर आई रियलाइज़ कि वो जो सीकर और सॉट एक ही है। जिसको मैं पाना चाहती हूँ, मैं खुद ही हूँ। यू नो ये आई थिंक अंडरस्टैंडिंग शुरू से थी, पर कहीं न कहीं उसकी एम्बॉडीमेंट अब कहीं जाके शुरू हुई है। एंड आल्सो बिफोर वी मूव ऑन टू एनी नेक्स्ट थिंग, देयर आर कपल ऑफ कोट्स। कोट्स भी नहीं है, वाक है। वाक है फ्रॉम माय वेरी डियर लल्ला। लल्ला इज़ लल देद। वो लल देद मतलब लल दादी, जो कश्मीरी भाषा में उनको दादी बोलते हैं, ठीक है? और उनके जो वाक है ना, वो बहुत बहुत ही ज़्यादा पोटेंट हैं, बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा ऐसे सोच के चलो कि बिजली गिर रही है आपके इल्यूजन्स के ऊपर। और जिनको उनके बारे में नहीं पता आप सर्च कर सकते हैं। लल्लेश्वरी भी बोलते हैं उनको, लल देद भी बोलते हैं। और वो कश्मीरी शैविज़्म की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही प्राइमरी मिस्टिक रह चुकी है। Second walk, this is from page number 4 from this book called I Lalla, the poems of Lal Dev. रंजीत होसकोटे जो उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया है। She says, I burnt up the landscape with footprints. मतलब मैं इतना चली, looked for him everywhere. बहुत ढूंढा उनको। Then it hit me. एकदम से मुझे रियलाइजेशन हुई, what I am thinking. मैं क्या सोच रही हूँ ये? ही इज एवरीवेयर। दैट्स द क्लेवरेस्ट पार्ट। वो बोले मैं इतना चली कि पात जल गई मेरे पैरों से और मैं उनको हर जगह ढूंढ रही थी। फिर मैंने एकदम से सोचा, अरे मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, वो तो हर जगह ही है। जहां जहां ढूंढ रही थी वो वहीं पे थे। एंड देन शी सेज लल्ला डिस्टिल्ड। अब वो अपने आप को ही रेफर कर रही है।
ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो विटनेस कॉन्शियसनेस इतनी ज्यादा डीप हो गई है, जैसे नानक देव जी लिखते थे, गुरु नानक देव जी लिखते थे ना, नानक हाँ सेज, वैसे लल्ला डिस्टिल्ड दिस ट्रूथ फ्रॉम 100 पीसेस ऑफ टॉक। ये जो हम करते हैं इस चैनल पे वो भी यही है, और जो आपके आसपास हमेशा हर टाइम हो रहा है, आपके अंदर हो रहा है, वो भी यही है। बातें, हजारों बातें जो हर टाइम चलती रहती हैं। शी डिस्टिल्ड दिस ट्रूथ फ्रॉम 100 पीसेस ऑफ टॉक, मतलब ये नेक्टर निकाला उन्होंने। नाउ हियर दिस पीपल एंड गो मैड। शी सेज इतनी बातें की मैंने अपने आप के साथ कि वो बेसिकली वो अपने अपने अंदर इतनी उलझ गई कि सुलझ गई, सिंपली ऐसे बोलते हैं ना। तो उन्होंने इतनी बातें की कि उनको ये आंसर मिला, ये क्रक्स मिला, और वो बोले सुनो, पागल होते हो तो हो जाओ, बिकॉज शी डजंट केयर, शी डजंट केयर कि कोई क्या सोचता है। एंड देन शी सेज व्हेन स्क्रिप्चर्स मेल्ट अवे, जब स्क्रिप्चर्स नहीं रहते, द चैंट्स रिमेन, जो हम चैंटिंग कर रहे हैं वो रह जाती है। व्हेन द चैंट्स मेल्ट अवे, अगर मान लो कोई बंदा बहरा है, मैं तो ये सोचती हूँ, उसको कोई चैंट नहीं सुन रहा, कोई अंधा है, उसको स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़े जा रहे, ना वो सुन पा रहा है, अब ये थोड़ी है कि उसको प्रभु का साक्षात्कार नहीं हो सकता। आई थिंक जो लोग सोचते हैं कि आप बिल्कुल पूर्ण हो जस्ट बिकॉज आपके पास ये सेंसेस हैं एंड ऑल ऑफ दोज, तो आप कहीं ना कहीं बेटर हो परमात्मा को जानने के लिए, पाने के लिए, बेवकूफी की बात है आई थिंक ऑन एनीबडीज पार्ट। एंड एनीवे शी सेज व्हेन द चैंट्स मेल्ट द माइंड रिमेन्स। अब चैंट्स भी चले गए हुए हैं, मतलब जब हमने जाप भी करना बंद कर दिया, अब अजपा जाप होने लग गया। अब मैं स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि स्क्रिप्चर्स मेरे अंदर रम गए हैं, चैंट नहीं कर रही हूँ क्योंकि चैंट अजपा जाप बन गया हुआ है। व्हेन द माइंड मेल्ट्स अवे, अब माइंड रह गया था, अब माइंड भी मेल्ट अवे, जहां अजपा जाप सब चल रहा है वो भी मेल्ट्स अवे। शी सेज व्हाट्स लेफ्ट, आस्क योरसेल्फ व्हाट्स लेफ्ट। शी सेज अ वॉइड मिंगल्स विद द वॉइड, वो परब्रह्म अपने आप के अंदर ही मिंगल हो रहा है, मतलब जो आपकी असली स्टेट है, मतलब उसके बीच में ही समा रही है। आई थिंक ये रमन ऋषि ने ही दी थी एग्जाम्पल, जिसमें वो बोलते हैं कि एक सॉल्ट डॉल है, अगर आप उसको पानी में डालोगे तो वो घुल जाएगी। वही वही शायद डेथ है, वही रियलाइजेशन है, वही इस बॉडी से ऊपर उठना है, और बॉडी के लेवल से ऊपर उठना है। एंड दिस इज द लास्ट वन which I love the most. Here she says, and she's like so close to my heart, तो मैं थोड़ी obsessed हूँ इनसे, but so forgive me, you too. It's okay. She says, Go ahead. it's Bach 62, page number 64. She says, you are the sky and earth, day, wind, breath, night. आप धरती हो, आकाश हो, दिन हो, रात हो, हवा, ये जो पवन चल रही है वो हो, मेरे अंदर जो पवन चल रही है वो हो, मतलब मेरी ब्रेथ हो, सांस चल रही है वो। यू आर द ग्रेन, चाहे वीट हो, बाढ़ हो, कुछ भी, जो भी हम खा रहे हैं वो हो। सैंडल पेस्ट, चंदन की जो पेस्ट बनाते हैं हम, फ्लावर, वाटर, कंद मूल फूल फल, ये सब, जल, वो भी आप ही हो। सब्सटेंस ऑफ माई ऑफरिंग, जो भी मैं आपको ऑफर कर सकती हूँ, जो भी मैं ऑफर कर सकती हूँ, एवरी सिंगल थिंग, वो आप खुद ही हो। यू हु आर ऑल, एंड हियर ऑल इज विद कैपिटल ए, ऑल, which means including this laptop and this table this laptop is on, me, this chain, every single, every single atom of this universe, you are all। ये शिवा को बोल रही हैं, what shall I offer you, what shall I offer you। अगर तुम सभी हो तो मैं आपको क्या ऑफर कर सकती हूँ, कुछ भी नहीं ऑफर कर सकते, हमारी औकात ही नहीं है ऑफर करने की। दैट इज द पॉइंट ना, एज ह्यूमंस। ये लल्ला तो वो अ बिग मिस्टेक है ना, ये तो खुद ही अब इतनी एग्जॉल्ट हो गई हैं कि इनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करो तो आप मतलब बहते ही चले जाते हो। बट हियर जिन शिवा की ये बात भी कर रही हैं, वो शिवा इज परम शिवा, परम शिवा मतलब पर ब्रह्म। ये बिल्कुल स्टार्टिंग ओम से भी पहले वाली एनर्जी की बात कर रही हैं। कोई उसे आदि पराशक्ति कहते हैं, जब हम श्री विद्या की प्रैक्टिस शुरू करते हैं या कुछ करते हैं, या फिर आप ललिता सहस्त्रनाम पढ़ते हैं, उसमें ना ओम पराशक्ते नमः हर नाम बोलने के बाद आप ये बोलते हो, ये बिकॉज चाहे माता के सहस्त्र नाम ले लो, you have to keep on reminding yourself that she's parashakti, before creation there was her,
that Parashakti, without form, without name, without anything, without even that vibration. तो कैसे ये जो नाम, फॉर्म जो हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, ये सब कैसे इतना इतना सच हो सकता है, और हम कैसे इस सबको इतना ज्यादा सच मान सकते हैं, इतना होल्ड कर सकते हैं, इतना पकड़ सकते हैं, इतना क्लोजली, कि हम उसे अपनी आइडेंटिटी बना लें, और किसी भी तरीके की हीन भावना अपने अंदर उस चीज की वजह से आने दें, या ईगो आने दें। आई थिंक चिन्मयानंदा स्वामी जी ने ही जब अष्टवक्र गीता ट्रांसलेट करी, तो उन्होंने बीच में लिखा ना, ये अष्टवक्र गीता में ही कोट है कि रोप वहां पे पड़ी, आपको लग रहा है स्नेक है, आपने पास जाके देखा तो यू रियलाइज इट्स जस्ट द रोप। सो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, लाइक व्हाट इज ट्रू एंड व्हाट इज फॉल्स, सब कंडीशनिंग है, सब आपको बताया गया है। तो कई बार हम सोचते हैं कि मैं इस इंसान को पसंद नहीं करती, ठीक है, अपना डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, बट आपको किसने बोला कि ये कम्युनिटी, ये पर्सन, ये विचारधारा, ये सब गलत है? तो ये देखो कि आपका सच क्या है, आपको क्या लगता है, आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आपने ये विचारधारा बनाई? सोशल मीडिया ने कह दिया, कल्चर ने कह दिया, फैमिली ने कह दिया, ये कह दिया, वो कह दिया, इट्स ओके, वो कह सकते हैं, उनके अपने एक्सपीरियंस है, अपना सोचो क्या है ऐसा जो आपको किसी और से दूर कर रहा है, फॉर वॉट एवर रीजन, ठीक है, जो भी आप सोचते हो वैलिड भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, इट्स ओके, बट अपने आप से पूछो कि क्या जो विचारधाराएं आपकी हैं वो आपकी खुद की हैं? अगर आपकी खुद की भी नहीं है ना, तो पहले तो सबसे पहले उनको क्लियर करो, उसके बाद जो रह जाए उसको सोचो, अब ये कौन सोच रहा है, जो सोच रहा है क्या उसको अफेक्ट हो रही है ये चीज, फिर उसके बाद you eventually just start letting it all go. And also I think भक्ति मार्ग में तो ये बहुत ही एग्जाम्पल्स हमारे पास, मीरा जी की हैं, या कितने सारे भक्त ऐसे रहे हैं कि सेवा करते करते वो डेटी जैसे ही हो गए, वो डेटी ही हो गए, भूल ही गए कि शायद उनके आगे पीछे कुछ है भी, कंप्लीटली अपने आप को खत्म कर दिया, और उसके लिए उनको सामने डेटी के होने की जरूरत नहीं है, मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, आंखें बंद करने की भी शायद जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको पता ही है कि वो हर टाइम उनके साथ है। उस स्टेट में आपको ना अपने चक्रा के ऊपर काम करने की जरूरत है, ना किसी और चीज के ऊपर काम करने की जरूरत है, सब कुछ अपने आप ही सब हो रहा होता है, और आप बस फ्लोट कर रहे होते हो, क्योंकि आपकी लाइफ बस हो रही है, आप पूरे सरेंडर में जी रहे हो, आपको पता है ये ऐसे ही होना है जो हो रहा है, मैं एफर्ट भी कर रही हूँ तो मेरा एफर्टलेस एफर्ट है जो निकल रहा है अपने आप मेरे अंदर से, मैं पुश नहीं कर रही हूँ कुछ भी, ना मैं अपनी थिंकिंग पुश कर रही हूँ, ना मैं हर टाइम रूमिनेट करके वो सारा पुश कर रही हूँ, मेरी प्रॉब्लम रही है ये, मैं इतनी ज्यादा रूमिनेशन में फंसी रहती थी, अभी भी होता है, बट आई थिंक वो जब अंडरस्टैंडिंग आ जाती है तो अपने आप वो जो वननेस वाली फीलिंग है वो स्टे करनी शुरू हो जाती है। फील हर इंसान को हर बार होता है, और हमने, आई थिंक आपने ये बोला हुआ है कि अवेकनिंग एक ही बार ही होती है, जब आपको वो रियलाइजेशन होती है ना कि मेरे से बड़ा कुछ है, सब एक है, एवरीथिंग इज हैपनिंग, और आप बस उसको देख रहे हो, वो चीज एक ही बारी होती है, ये नहीं होता कि वो आई और आप उसको भूल गए, भूलता नहीं है कोई, इट स्टेज, बट ये है कि वो दब जाती है फिर से कंडीशनिंग के ऊपर, एक्सपीरियंसेस के ऊपर, मेमोरी के ऊपर, ईगो के ऊपर, वो दबगी दबती 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 बिल्कुल उसकी जो इंकलिंग है वो बहुत वीक हो जाती है, वो आपको खुद निकालनी पड़ती है, और जो दीदी ने बोला वो नीति नीति यही है, आप कंडीशनिंग दूर कर रहे हो, जो आपको सिखाया गया बचपन से लेके, कि ये पर्सपेक्टिव होना चाहिए, ये दृष्टिकोण होना चाहिए, आराम से बैठ के देखो, शायद नहीं होना चाहिए वो दृष्टिकोण, डाकू का बच्चा डाकू बनेगा तो फिर कैसे चलेगा ना, अगर अगर उसको बैठ के सोचना है नो सीरियसली, अगर प्रहलाद जी थे वो भी तो बन सकते थे ना, ही कुड हैव बीन हिरण्यकश्यप 2.0, बट ही वाज नॉट, Yeah, he true. he chose Hari, so you have to keep on choosing Hari, like keep on choosing, और यहाँ पे हरि हरि हरा सब एक है। मैं जब Hmm. बात करती हूँ ब्रह्मा विष्णु महेश और सब ट्रिनिटी की, मैं उस ट्रायंगल की भी बात नहीं कर रही, मैं 1 पॉइंट फील्ड की बात कर रही हूँ, 1 पॉइंट भी नहीं, 0 पॉइंट See फील्ड, them as pure consciousness. या एब्सोल्यूट प्योर कॉन्शियसनेस, जिसमें एट्रीब्यूट नहीं है। आप ढूंढो आपके लिए Hmm. शिवा कौन है, आप ढूंढो Hmm. आपके लिए शिवा कैसे दिखते हैं। जब मैं बाहर रहती थी ना, तो मेरे कुछ ऐसे दोस्त थे जो इजिप्ट वगैरह से थे, उनके लिए जीसस वाज ब्राउन। जो मिडल ईस्टर्न मेरे दोस्त थे, उनके लिए जीसस वाज मिडल ईस्टर्न, बिकॉज वो नाजरत वगैरह के थे, तो वो बोलते हैं असल में भी उनकी जो स्किन टोन वगैरह थी वो वैसी थी। जो बिल्कुल व्हाइट कोकेशियन लोग थे उनके लिए जीसस वैसे ही थे।
और उन लोगों में कई हम्म। बार इसी चीजों की बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं। मैं ये सोच रही थी, अरे उनको तो कोई फर्क नहीं होगा ये, क्योंकि हाँ। उनका सारा अटेंशन अपने मैसेज के ऊपर है। लोगों ने मैसेज लिया नहीं और ऐसी बातों में पड़ गए कि उनका कलर कैसा था, ये वो। कोई फर्क नहीं पड़ता, ढूंढो आपके अंदर कैसे थे वो, आपके अंदर वही कैसे। ना कि जीसस के मैसेज पे कोई फोकस नहीं करेगा कि वो तो फिर मेहनत करनी पड़ जाएगी ना वहां पे तो। या मेहनत। आ, हाँ, तो मेरे को हाँ, हर एक बड़ा को अजीब वोक लगता था। बनना होता है। ये जो एक वोकिज्म वाला कल्चर चल पड़ा है, ये थोड़ा सा कि हम्म, ऊपर की चीजों पे सबको वोक ऊपर बनना की। है। तो हम्म, जैसे आपने बोला कि अपने थॉट्स किसी के नहीं है, तो हम्म, पहले तो अपने थॉट्स लेके आए, क्योंकि हाँ, जिद्दू बिल्कुल भी कृष्णमूर्ति भी ये पैराशूट नहीं कहते है। थे, कहते ये चीज ना स्कूल से स्टार्ट होती है, जहाँ पे आपको बताया जाता है कि ओबीडिएंट बच्चे ऐसे होते हैं, अच्छे बच्चे हम्म, ऐसे होते हैं, हाँ, है ना? जो बच्चे सक्सेसफुल होते हैं उनका रूटीन ऐसे रहता है, वो इस तरह से पढ़ाई करते हैं। हम्म, आपको चीजें इतनी रटा दी जाती हैं कि आपका अपना कोई अस्तित्व बचता नहीं है, आप एक सेकंड हैंड ह्यूमन बीइंग बन के रह जाते हैं। बिल्कुल, 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 क्योंकि आपके थॉट्स किसी और के होते हैं, आपके संस्कार जस्ट किसी और के होते हैं जिस पे आपने कभी क्वेश्चन लगाया ही नहीं होता है। बिल्कुल। ये नहीं है कि हर संस्कार गलत ही होता है, लेकिन आपने कभी उनको वो क्वेश्चन से निकाला ही नहीं होता कि ये एक्चुअल में सही है कि नहीं है। हम्म, और मुझे ऐसा लगता है कि हर एक इंसान के लिए धर्म जो है ना वो सबसे ऊपर होना चाहिए। और अपना पर्सनल होना आपके चाहिए। परिवार से, हाँ, और आपके परिवार से मुझे लगता है ऊपर होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो आप परिवार को धर्म के ऊपर रखने लग गए ना, तो कल को आपके परिवार का कोई सदस्य कुछ गलत करेगा, आप उसको कॉल आउट नहीं कर पाएंगे, हाँ, क्योंकि हियर धर्म को वैल्यू आपने इज पीछे कर धर्म, दिया है। नॉट रिलीजन। धर्म, धर्म, हाँ, पास्ट। राइटियसनेस का वो संस्कार, आपके जो धर्म जो हमने अभी डिफाइन किया है, जब आप उसको ऊपर रखेंगे तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं सही हूँ, गलत हूँ। भले ही आपके फैमिली का मेंबर भी कोई कुछ गलत कर रहा होगा, यू विल बी एबल टू कॉल आउट देम कि भाई ये सही नहीं है, ये गलत है। या बट अगर आपने मान लो अपने परिवार को, अपने परिवार मोह को या अपनी फैमिली के मोह को ऊपर रख दिया है, फिर वो कुछ गलत भी करेंगे, आप ना उनको रोक नहीं पाएँगे। जैसे ये था महाभारत, हर चीज़ मेरे में एग्ज़ाम्पल्स बहुत आती है महाभारत में, आई लव महाभारत। या तो उसमें जैसे थे कि जैसे दुर्योधन के जो पिताजी थे, धृतराष्ट्र, वो अपने पुत्र मोह में इतने अंधे हो गए थे कि वो सही गलत को देख ही नहीं पा रहे थे। जब आप इतना उन अटैचमेंट्स में उलझ के डिसीजंस लेने लगते हैं ना, तो आप धर्म के पाथ से हट जाते हैं। लेकिन अगर आप धर्म के पाथ को पकड़ लें, हम्म, उसके बाद जो भी डिसीजन वो फिर लें, वो फिर वो आपका कभी आध्यात्मिक लेवल पे गलत नहीं हो सकता। वो आपका एक बुरा कर्म कभी नहीं बन सकता। भले ही किसी को आप पसंद आने बंद हो जाओ, अलग चीज़ है, लेकिन वो आपका एक गलत डिसीजन कभी नहीं होगा। कोई इसको अपनी ईगो ईगो पे ले जाए अलग बात है, लेकिन उससे आप ये नहीं होगा किसी का हृदय आपकी वज़ह से या ठेस पहुँची है, किसी की कह लो कि किसी का दिल आपकी वज़ह से टूटा हो या किसी सबसे के बड़ा पाप है अगर मन को अ, ठेस पहुँची हो। हाँ, मस्कीन जी की भी एक ऐसी कथा थी, उसमें मस्कीन जी कह रहे थे कि जो तुम्हारे मन में आ रहा है ना पाप, वो कर लो। जो मन में आ रहा है पाप, वो कर लो, लेकिन ये पाप मत करना कि तुम्हारी वज़ह से किसी का दिल टूटे। क्योंकि जिस दिन ये पाप कर दिया, उसके बाद मतलब उसकी रिकवरी थोड़ी मुश्किल ही है। दैट्स तो ट्रू। और दूसरी बात ये आ जाती है, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, जैसे परमात्मा हम कह देते हैं सर्वव्यापी है, वो हर जगह मौजूद है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, तो हमें दिखते क्यों नहीं है? हमें एहसास क्यों नहीं होता है? तो इसकी बहुत ही क्लासिक सी एग्ज़ाम्पल है, वो दी जाती होती है जैसे मिल्क की, कि जैसे मिल्क है, घी उसी में से निकलना है, और वो घी दिखेगा नहीं आपको शुरू में। उसके लिए एक प्रोसेस है जो आपको फ़ॉलो करना पड़ता है। तो जाके एंड प्रोडक्ट है, वो घी मिलेगा आपको। पर निकला वो उसी मिल्क में से ही है। तो या सेम परमात्मा सर्वव्यापी है, लेकिन जो वो आपको वो रियलाइज़ेशन हो, उसके लिए आपको थोड़ा-सा मेहनत करनी होगी। हम्म, ठीक है? मेहनत करनी होगी, मान लो एक आप रूटीन बना लें या कुछ भी आप तरीका अपना लें, नाम जाप करना शुरू कर दें, जो भी आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है बिगिनिंग में। तो बाद में तो आपने कंफर्ट ज़ोन भी अपना छोड़ना है, लेकिन फिलहाल शुरू करने के लिए आपको जो भी कंफर्टेबल लग रहा है रास्ता, आप वो अपना लें। उसके बाद देखेंगे आपको अ, फिर आगे के रास्ते क्या निकल रहे हैं, है ना? तो लेकिन ये भी नहीं है जिस फिर मस्कीन जी की बात के मस्कीन जी कहते हैं कि परमात्मा को पाने के लिए, उसका रियलाइज़ेशन करने के लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है।
लेकिन मेहनत करके ही आपको पता चलता है कि वो मेहनत से नहीं मिलेगा। बिना यस, मेहनत किए आपको ये पता भी नहीं चलेगा। नहीं यस, तो फिर वही कि आप अपने ईगो वाले माइंडसेट में रह जाएँ कि अरे! संत लोग तो कहते हैं मेहनत से मिलता नहीं, तो मेहनत करने की ज़रूरत क्या है? नहीं, ज़रूरत है। ज़रूरत है आपके मन को टेम करने के लिए, आपके चित्त की शुद्धि के लिए। जब तक आपके चित्त की शुद्धि नहीं होगी, आप अपना माइंड, बॉडी ट्रांसेंड कभी कर ही नहीं पाएँगे। आप हमेशा इन्हीं में उलझे रहेंगे। आप उनसे परे होने की कोशिश करेंगे, आपके जो मन के विकार हैं, वो आपको खींच के फिर दुनिया में ले आएँगे। बिल्कुल, तो मतलब विवेकानंद जी कहते थे कि ये रास्ता भी गलत है, जहाँ पे आप दुनियादारी छोड़ के अ, संसार को छोड़ के हिमालय में चले जाएँ। आपको लग रहा है कि हिमालय में जाऊँगा तो मेरा मोक्ष होगा, है ना? और ये रास्ता भी गलत है कि आप बिल्कुल अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को साइड पे रख के दुनियादारी में खो जाएँ। वही तो। वो कहते थे कि जो सही तरीका है दैट इज़ टू स्पिरिचुअलाइज़ एवरी डे, जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, रोज़ हर दिन है जो आपका, उसको स्पिरिचुअलाइज़ कर दो, बस। क्योंकि जो हमारे भगवान भी हैं अगर आप देखें ना तो वो यही होता है कि उनके एक पैर ऊपर होता है हवा में और एक धरती पे रखा होता है। बी इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ इट। अपनी ड्यूटीज़ करें, एक आध्यात्मिक माइंडसेट के साथ करें, हर एक में डिविनिटी देखते हुए करें, लेकिन खो नहीं जाना है इनमें। आपको पता होना चाहिए वो रियलाइज़ेशन, वो एक चीज़ हमेशा याद रहनी चाहिए कि मैं भी नाशवान हूँ, जो मेरे आस-पास हर चीज़ है वो भी नाशवान है। अपनी ड्यूटीज़ करें, अपने सच्चे भाव से करें, और ये याद रखते हुए कि ये सब टेम्परेरी है। पेरिशेबल है। हाँ, और अपना ध्यान जो परमानेंट है, उसी जिसका पे ना आदि है ना अंत है, उस पे रखें। तो थोड़े दिन पहले मैं मूवी देख रही थी, उसका नाम था शैलो हेल। और इसमें क्या होता है, वो बहुत जब उसके फादर की डेथ होने वाली होती है ना, उस बिल्कुल एंड मोमेंट में, और उसके फादर बोलते हैं लेडी की ना बॉडी पे ज्यादा ध्यान दो, उसके अंदर जो है उसकी आत्मा पे नहीं। वो बच्चा जो 9 साल का है जिसने ये बात सुनी है, वो ऐसे ही बड़ा हो जाता है। और वो बड़ा होते होते बिल्कुल हर इंसान की, सिर्फ लेडीज की नहीं, हर इंसान की सिर्फ आउटर अपीयरेंस पे ध्यान देता है। तो उसका ब्यूटीफुल अगली सर सिर्फ बॉडी के ऊपर बेस्ड होता है। फिर उसको एक बार क्या होता है, उसके दोस्त भी बोलते हैं यार बस कर, कि तू इतना ज्यादा शैलो है कि जिस तरीके की लड़कियां तेरे को पसंद आती हैं, फॉर वॉट एवर रीजन, तेरी लीग से बहुत बाहर होती है। लाइक कम बैक टू रियलिटी। इतना शैलो हो गया था वो, क्योंकि उसके स्टैंडर्ड्स बहुत ही डिफरेंट हो गए थे। तो उसको टोनी टोनी रॉबिन्स है ना, आपको भी पता होगा। तो वो उसको लिफ्ट में मिलते हैं और वो उसको ऐसा हिप्नोटिज्म करते हैं, कुछ बोलते हैं, आई थिंक शैलो हेल ऐसा कुछ कुछ बात बोलते हैं। और वो क्या होता है, उसको जो इंसान अंदर से जैसा है ना वो दिखने लग जाता है, जो बाहर से है वो दिखता ही नहीं। और उसका जो दोस्त है ना, वो बोलता है ये क्या, जो कन्वेंशनली अगली लोग हैं, लोगों के बाल बिखरे होते हैं ये वो, पर वो उन सबसे अच्छी तरह मिल रहा होता है। उसके दोस्तों को लगता है ये पागल हो गया हुआ है, क्योंकि जब वो देख रहे हैं वो आउटर अपेयरेंस अब देख रहे हैं। हुँ, इस चीज की वजह से वो पहले उसको जज कर रहे थे। तो फिर हुँ, क्या होता है, उसका दोस्त हुँ, वापस टोनी के पास जाता है और टोनी उसको बोलता है कि अच्छा अच्छा, मैंने ऐसे उसको बोला था, आप इसको फोन करके ऐसे ऐसे बोलो, शैलो हेल, जो भी थ्री थ्री टाइम्स बोलो, उसका वो हिप्नोटिज्म उतर जाएगा। एंड देन सडनली जब हिप्नोटिज्म उतरता है, वो फोन करके बोल देता है। उसको रास्ते में एक लड़की मिलती है, वो बोलता है ये लड़की मेरे को आके हक क्यों कर रही है। फिर एकदम से वो लड़की बोलती है तेरे को याद नहीं, मैं तेरे को कार में मिली थी और तूने मेरे को बोला था कि कितनी सुंदर है। देन वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताती है कि ऐसा ऐसा। देन ही रियलाइजेज ओके, समथिंग इज हैपनिंग। एंड इसमें सबसे क्रेजी जो सीन होता है ना, अब मैं स्पॉइलर देने वाली हूँ, स्किप कर दो अगर किसी को नहीं सुनना है। इससे पहले क्या होता है, एक बच्चों से मिलने ना ग्यूनेस पैल्ट्रो, क्योंकि हॉस्पिटल में जैसे टाइम स्पेंड करती होती हैं, और पूरी मूवी में हम देखते हैं कैसे लोग उनकी तरफ जजमेंट की तरफ देख रहे हैं, और हैल को लगता रहता है लोग उनको स्टेयर कर रहे हैं क्योंकि वो इतनी सुंदर है। तो क्या होता है, वो बच्चों को मिलता है, और उनकी गेम होती है कि ही सपोज टू किस ऑल ऑफ देम, ऐसे ऐसे किस करते हैं, बच्चे भी उनके करते हैं। तो वो बोलती है कि ये बच्चे ऐसे हैं क्योंकि बड़े अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कभी कभी, इनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे आती हूँ बार बार हॉस्पिटल। एंड ही स्पेंड्स बेस्ट टाइम, बोलता है बच्चों को, बोलता है तुम सारे कितने सुंदर हो, छोटे छोटे हुँ, बच्चे। एंड में जब उसको सब कुछ दिख रहा है ना, हम देखते हैं कि वो बर्न्ड वार्ड था जिसके अंदर वो जा रहा था। एंड देन एक बच्ची बाहर आके आवाज मारती है, उसको बोलती है हैल कि वो लड़की नहीं आई तेरे साथ।
एंड देन हम देखते हैं कि उसका फेस पूरा जला हुआ है, जो पहले नहीं दिख रहा था। उसको अपीयरेंस नहीं दिख रही थी, जब आत्मा दिख रही थी, बेसिकली आत्मा की ब्यूटी दिख रही थी। एंड दैट इज व्हेन हैल कंप्लीटली शिफ्ट्स। उसी बीच हम ऐसे और भी लोगों को मिलते हैं जिनके साथ प्रॉब्लम्स है, जिनको सोरियासिस है या किसी को कोई और प्रॉब्लम है, किसी को ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम है, एटसेट्रा एटसेट्रा। देन ही सीज एंड देन ही एक्सेप्ट्स ऑल ऑफ देम एज दे आर, बिकॉज ही सॉ कि जिन लोगों को वो थोड़ी देर तक अगली समझ रहा था, जब उसकी हिप्नोटिज्म हुई थी, वो एक्चुअली में बहुत सुंदर लगते हैं कन्वेंशनली। और जिन लोगों को वो इतना सुंदर समझ रहा था कि उनमें से ऑलमोस्ट लाइट ही निकल रही थी, वो कन्वेंशनली वैसे है ही नहीं, शायद वो देखना भी पसंद नहीं कर रहा उनको, करता पहले। तो आई थिंक ये मूवी सबको देखनी चाहिए, एवरीबडी शुड वॉच इट। इट्स अ ब्यूटिफुल मूवी एंड आई थिंक दीज आर द थिंग्स विच काइंड ऑफ टेल यू कि क्या बकवास चीजों के पीछे अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हो क्या। आई थिंक अगर हम बोलते हैं कि सारी सृष्टि बनाने वाला एक है, तो उसकी क्रिएशन को इतना जज नहीं करना चाहिए, उसकी क्रिएशन को मैं और तू में डिवाइड नहीं करना चाहिए, वो गलती नहीं कर सकता। देयर इज नो मिस्टेक। तो अगर आपको बनाने वाले वही हैं, उनको बनाने वाले भी वही हैं जो आपको नहीं पसंद। सो आई थिंक दैट इज वेयर द वननेस लाइज। और ये भी है ना, अ, हम लोग जनरली जज भी लोगों को उन्हीं चीजों के लिए करते हैं जिनके लिए वो खुद इनसिक्योर होते हैं। मान लो मैं लुक्स को लेके इनसिक्योर हूँ, मैं लोगों को लुक्स को लेके ही जज करूंगी। अगर मैं अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को लेके इनसिक्योर हूँ, तो मैं लोगों को उनके स्टेटस के लिए वो किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, कौन से ब्रांड के कपड़े पहनते हैं, मैं उन चीजों के लिए उनको तभी जज करूंगी। शैलो हैल। अ, या हाँ, अगर कोई सच में सिक्योर है, वो नहीं जज करेगा, वो इनफैक्ट एनकरेज करेगा दूसरे को। तो ये कहीं न कहीं जब हमारे में जजमेंट आती है ना, ये हमारे लिए भी एक मिरर बनती है ये चीज़, कि हम देखें कि अच्छा मेरा कौन-सा पार्ट ट्रिगर्ड है, मेरा कौन-सा वुंड हिला इस चीज़ को देखने के बाद कि मैंने इस तरीके की हार्श जजमेंट दी। बाकी जैसे आपने ये बोला कि भाई सृष्टि परमात्मा की रची रची हुई है ना? तो जब आप उसकी बनाई किसी चीज़ को नकार रहे हैं, जज कर रहे हैं, तो आप परमात्मा को जज कर रहे हैं कि भाई नहीं, तूने गलती की। वो भई परफेक्शन एक ही जगह एग्ज़िस्ट करती है, वो है परमात्मा में। ठीक है? या अगर वो हम सबको एक्सेप्ट करके बैठे हैं, तो हम कौन होते हैं जज करने वाले? और अगर किसी दिन आपको बहुत ज्यादा परफेक्ट महसूस होना लग जाए, अम, मेरी मम्मी हमेशा ऐसे ही बोलती हैं, हॉस्पिटल का चक्कर मार के आना चाहिए। हुँ, और उसके बाद बिल्कुल। इंस्टेंटली ना सारी परफेक्शन पानी में चली जाती है और सारी ईगो उसी टाइम खत्म हो जाती है, बिकॉज यू रियलाइज हाउ यू आर टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड। ये जो आपके ईगो है या जो आपकी सो कॉल्ड परफेक्शन है, वो कभी भी छीनी जा सकती है, बिकॉज इट इज पेरिशेबल, बिकॉज इट इज फ्रैजिल, और बिकॉज वो आपके हाथ में नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही रियलाइज करना है कि इंसान कुछ भी नहीं है, वो ईगो कुछ नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। हमारी आत्मा सब हुँ, कुछ है। और द मोमेंट यू स्टार्ट काइंड ऑफ अबाइडिंग बाय इट, एज दीदी सेड राइट इन द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो, कि जब आप उस रियलाइजेशन में अबाइड करने लग जाते हैं ना, रोज रोज उस रियलाइजेशन में जीने लग जाते हैं, जब बोलते हैं प्रभु मेरे आगे ये एजेस डिसअपियर करा दो, मेरे को एजेस दिखने बंद हो जाए, मतलब मेरी वॉल में और सामने वाले मेरे को हर चीज में एजेस डिसअपियर हो जाए, सब एक ही दिखे मुझे। आप बोलो, सरेंडर करो, और शायद दिखेगा भी। बिकॉज मैंने ये ऑब्जर्व किया हुआ है कि अगर इंसान खुद एफर्ट नहीं करता ना, और मस्कीन जी ने भी बोला हुआ है यही चीज, अगर आप खुद एफर्ट नहीं करोगे ना, तो बहुत गंदे वाले टावर मोमेंट देके परमात्मा आपको सच रियलाइज कराता है, हुँ, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही पेनफुल। तो अगर किसी ने पहले ही वो सारी चीजें रियलाइज की हो टू सम एक्सटेंट, तो पेन इतनी नहीं होती, और कर्मा भी पहले ही निकल जाता है वो वाला। वरना एकदम से एक ट्रक की तरह आके लगती है वो चीज। हाँ। तो इट इज बेटर कि अपनी नश्वरता, आपका जो संपत्ति है उसकी नश्वरता, रिश्ते हैं जो उनकी नश्वरता, हर चीज की नश्वरता, हर टाइम मोमेंटो मोरी बोलते हैं ना, हुँ, एवरी मोमेंट इज बर्थ एंड एवरी मोमेंट इज डेथ, वो हमेशा याद रखो। तो दैट इज ऑल आई कैन से। अभी बाकी हम भी सिर्फ बात ही कर सकते हैं, मैं कितनी पानी में हूँ वो बाबा जानते हैं।
So हम्म। I just leave it to him. And that is all. हम भी सीख ही रहे हैं, पर this is all we have to say for today. बिल्कुल। और परमात्मा एक ही है, बस ये है कि भेदभाव ना करें, जजमेंट ना करें, Yeah. अपना सरेंडर करें। एक जो हम दोनों में प्रॉब्लम थी वो थी परफेक्शन को चेज करना, ठीक है? अभी भी कहीं ना थोड़ी बहुत किसी लेवल पे है। मेरे में तो है, मेरे में तो मेरे आर्ट में भी है, रीडिंग में है, मेरे स्ट्रक्चर में है, हर चीज में है। हाँ, भक्ति में भी हम परफेक्शन चेज़ करने लगते हैं कि भाई मैं आज सोचूँगा सरेंडर कर देना तो सरेंडर हो जाएगा। आज मैंने सोच लिया कोई बुरी आदत छोड़नी है तो छूट जाएगी। नहीं, हाँ, एकदम से नहीं होता है। भगवान की कृपा से हो जाए अलग बात है, लेकिन जब हम अपने से अपनी तरफ से एफर्ट करते हैं तो ये होता है कि पहले पार्शियली आप छोड़ते हैं चीज़ें। धीरे-धीरे थोड़ा कम करते हैं। यहाँ जैसे सरेंडर है वो पहले आपका पार्शियल सरेंडर होगा, लेकिन जब आप पार्शियल सरेंडर में परसिस्ट करते जाएँगे वो इवेंचुअली कंप्लीट सरेंडर बन जाएगा। बट अगर आप ये कॉन्सेप्ट लेके चलें कि मैंने सोच लिया सरेंडर करना है, एकदम से हो गया, तो शायद नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारी ना बॉडी ऐसे डिज़ाइन्ड है कि ये सर्वाइव करना चाहती है। आपने एकदम से पहले तो बिल्कुल ही सरेंडर दूर-दूर तक कहीं नहीं था, एकदम से आपने बोल दिया सरेंडर करना है, तो बॉडी में रेजिस्टेंस आएगी ही आएगी। ट्रू। तो इसीलिए पहले पार्शियल सरेंडर होगा। आप अपनी जो बॉडी में रेजिस्टेंस आएगी इमोशंस के फॉर्म में, एंग्ज़ायटी के फॉर्म में, उसको नेविगेट करोगे, उसके बाद जाके कंप्लीट सरेंडर होगा। बिल्कुल। तो एक बहुत ही ये नेचुरल सा प्रोसेस है, इसके लिए एक्सपेक्टेशंस अपनी बहुत अनरियलिस्टिक ना रखें। बिल्कुल एक दिन, एक मोमेंट लेके चलें, ये नहीं कि कल को मैं ये कर दूँगा। इस मोमेंट पे आप क्या कर सकते हैं अपना बेस्ट, वो करें। बिल्कुल। और ये ना सोचे कि अच्छा किसी और ने तो 2 महीने में उनको कह लो कि बिल्कुल परमात्मा के दर्शन हो गए थे, है ना? उनको तो कह लो 2 महीने में गुरु मिल गए थे उनके। मुझे 2 साल हो गए नहीं मिले। या कंपेयर ना करें। आपकी जर्नी है। या परमात्मा को सरेंडर करें, अपना जो भी पूजा पाठ है वो करें। अपनी प्रैक्टिस में कंसिस्टेंट रहें और सरेंडर करते हैं। मेन सरेंडर है, आज आके हम जितनी भी बातें कर लें, एटलीस्ट, बात हाँ, सरेंडर पे हमने तो यही सीखा है। खत्म खत्म होती है, हाँ। और जो प्रॉब्लम्स होती है वो भी कम सरेंडर, ज़्यादा सरेंडर की वज़ह से ही होती है। तो कि इसीलिए कहीं-कहीं हमें बैलेंस लगता है करना हम है। सरेंडर कर लिया लेकिन कंट्रोल हमने अपने पास ही रखा होता है। बिल्कुल। तो बिल्कुल सरेंडर करें, अपना नाम जप करते रहें और स्क्रिप्चर्स को खुद पढ़ें। ये तो मतलब रिक्वेस्ट है कि स्क्रिप्चर्स खुद पढ़ें क्योंकि जो आप पढ़ेंगे, जो आप समझेंगे वो एक अलग ही अम, दरवाज़ा होगा जो आपके लिए खुलेगा। वो एब्सोल्युटली। शायद किसी और के लिए ना खुला हो कभी। बिल्कुल। सो अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ें, पूजा पाठ करें, सबको इज़्ज़त दें, प्रेम से रहें। बस आज के लिए इतना ही। राइट।